क्या इंडियन इकोनॉमी इस वक्त खतरे में है? हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे अनस्टेबल होती जा रही है क्योंकि बहुत छोटा तबका है जो संघर्ष क्षेत्र 6% जहाँ पे काम करते हैं, उसके आधार पे अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की कोशिश है। जो 9-10 हज़ार कमाने वाली जो जनता है वो देश में कितनी बड़ी है? वो 94% है वर्कर्स। क्या हमारी इकोनॉमी बहुत शाइन कर रही थी, ब्लूम कर रही थी? हमारी समस्या पहले से चली आ रही थी नोटबंदी के समय से। कैसे ये परचेजिंग पावर गरीब के हाथ में कैसे दी जा सकती है? रोजगार, ऑफिशियल आंकड़े जो होते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक से दिखाते नहीं है। क्राइसिस के बीच में जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब हमारी कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही हैं। हम यहाँ से जो प्राइवेट रिफाइनरी हैं, रिलायंस वगैरह, वो उसको रिफाइन करके उसको यूरोप वगैरह बेच रही हैं, वो प्रॉफिट के लिए एक्सपोर्ट कर रही हैं और सरकार ने रोक नहीं लगाई। ये सब जो अभी हो रहा है, ये जब हमारी इकोनॉमी को सर्जरी की ज़रूरत है तो बैंडेड लगाने का काम किया जा रहा है। डू यू एग्री विद दिस? ये तो हमें मार्च में ही करना चाहिए था ना। तो अभी तो आप जो कर रहे हैं ना, वो तो कम ही है। क्या रुपया 100 को पार कर जाएगा डॉलर के मुकाबले? तो हमारी अर्थव्यवस्था एक कमज़ोर अर्थव्यवस्था इस माने में है क्योंकि टेक्नोलॉजी में भी हम पीछे हैं, एनर्जी के मामले में भी हम बाहर पे निर्भर हैं। तो कई तरह की हमारे यहाँ परेशानियाँ हैं, तो इसलिए हमारा रुपया गिरावट पे है। कितनी बड़ी इकोनॉमी होगी ये ब्लैक मार्केट के हिंदुस्तान की? ये 62% हो गया जीडीपी का। भारत की जीडीपी का 62% ब्लैक इकोनॉमी है। ब्लैक इकोनॉमी इस वक्त में क्या और ज़्यादा समस्या पैदा कर देगी? हमारे देश में काले धन की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ है और वो रुक नहीं रही है। उसमें जो पॉलिटिशियन है वही इन्वॉल्व है। कि अभी पिछले साल ही हमने सेलिब्रेट किया है इस चीज़ को खूब अच्छे से कि भाई हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए, अभी बहरहाल 6ठे पे पहुंच गए हैं। मेरा मानना है कि हमारा जीडीपी का डेटा सही नहीं है। चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट का एक बड़ा कारण ये है कि हमें रखना भी चाहते हैं ताकि वो हमें दुश्मन अपना कम माने, क्योंकि हम उसके लिए इतनी बड़ी मार्केट है। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब $88 बिलियन का था आज से 3 साल पहले, तो घुस आया था, उसने हमला तो किया ही। हाँ, कमी रही है हमसे, क्योंकि एक समय पर तो हम चाइना लगभग बराबर ही थे। उनकी जो टॉप 10 में 3 यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, हार्वर्ड से भी ऊपर। हमारी तो 200वें स्थान पे आती हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में दुनिया में मंदी आने की भी संभावना है, नजर आती है? बिल्कुल। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जस्ट ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट। देश में इस वक्त जो अर्थव्यवस्था के हालात हैं, हमारी जो इकोनॉमी है, उसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार जो डॉलर है वो मजबूत हो रहा है, हमारा जो रुपया है वो कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है, और साथ के साथ हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन को लेकर के भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। जीडीपी में हम अभी 6ठे स्थान पर पहुंच गए हैं, जो कि 4थे स्थान पर कहा जा रहा था हम हैं। तो इन सब के बीच में देश की इकोनॉमी के क्या हालात हैं, जब दाम लगातार बढ़ रहे हैं सिलेंडर के, पेट्रोल के, डीजल के, गैस के, ऐसे में क्या आने वाला जो समय है वो किसी तरीके की मंदी की तरफ संकेत देता है? इन सारी चीज़ों को समझने के लिए और हमें समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोफेसर जो जेएनयू में रहे हैं, डॉक्टर अरुण कुमार साहब। वो इकोनॉमिस्ट हैं, ऑथर भी हैं। वो आज हमें समझाएंगे कि आखिर जो हमारी इकोनॉमी है वो किस दिशा में जा रही है, और हम इसे बहुत ही आसान भाषा में, एक लेमैन की भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें समझ आ सके कि इस इकोनॉमी का हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा। तो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। और इस वक्त मैं समझ सकता हूं कि आप कितना व्यस्त होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जो बयान आया, जिसमें एक शब्द अब हमें सुनने को मिल रहा है, इकोनॉमिक पेट्रियोटिज्म, जिसमें उन्होंने देश से आह्वान किया है कि आप सोना ना खरीदें, आप ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम करें। और साथ के साथ हम देख रहे हैं कि वेस्ट एशिया में जो इतनी लंबी क्राइसिस चल रही है, जिसके बाद तेल और हर चीज़ में ही समस्याएं हो रही हैं, अब हमें ये अपने घर के अंदर भी दिखने लगा है इसका असर। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या इंडियन इकोनॉमी इस वक्त खतरे में है? देखिए, इसके लिए थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा ना। अर्थव्यवस्था में एक इंस्टेबिलिटी काफ़ी समय से बिल्ड हो रही है, नोटबंदी के समय से, है ना। हो क्या रहा है कि हमारा जो असंगठित क्षेत्र है, जो 94% जिसमें लोग काम करते हैं, वो परेशानी में बढ़ता जा रहा है। नोटबंदी ने उसको बड़ी बुरी तरह से ध्वस्त किया। अगले साल जो जीएसटी, जो मेरा मानना है स्ट्रक्चरली सही नहीं था, उसने उसको परेशानी में डाल दिया। उसके अगले साल नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों का जो क्राइसिस आया, उसकी वजह से स्मॉल सेक्टर जो वहाँ से लोन वगैरह लेता था वो परेशानी में आया। फिर उसके बाद पैंडमिक में जो सडन लॉकडाउन हुआ, उससे भी असंगठित क्षेत्र को धक्का लगा। फिर उसके बाद यूक्रेन में जो युद्ध हुआ, तो थोड़े समय के लिए वो भी एक परेशानी का दौर बना। और फिर अब
ये सभी ने असंगठित क्षेत्र जो 94% लोग काम करते हैं जिसमें, है ना, उसको परेशानी में डाल दिया है। तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे अनस्टेबल होती जा रही है, क्योंकि बहुत छोटा तबका है जो संगठित क्षेत्र 6% जहाँ पे काम करते हैं, उसके आधार पे अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की कोशिश है, संगठित क्षेत्र के आधार पे बढ़ाने की कोशिश है ना। तो छोटे से तबके के ऊपर आप निर्भर होंगे तो अपने आप जो अर्थव्यवस्था में परेशानी आएगी। अगर आपको एक उन्नत देश बनना है तो भी ये 94% को छोड़ के तो उन्नत देश नहीं बन सकते। इनको अगर साथ नहीं लेंगे तो 6% के आधार पे तो हम उन्नत देश नहीं बनेंगे। तो ये मेरा मानना है कि सरकार की जो नीति रही है कि हम संगठित क्षेत्र को बढ़ावा देंगे, असंगठित क्षेत्र अगर खराब होता रहे तो होता रहे, वो इंस्टेबिलिटी का कारण है। तो इसी ने आपने देखा कि पैंडेमिक के दौरान जितने लोग पलायन करने लगे शहर से गांव की तरफ, उतनी बड़ी संख्या में कहीं और नहीं आपने देखा। लाखों करोड़ों लोग पैदल चलने लगे गांव की तरफ जाने के लिए। उनके पास खाना पीना नहीं, बच्चे गोद में सामान ढोते हुए अपना वो चले जा रहे हैं। तो ये दिखाता है क्राइसिस कितना ज़बरदस्त है हमारे असंगठित क्षेत्र के सामने। और अभी फिर हमने देखा कि गुरुग्राम में प्रोटेस्ट हुआ, फिर नोएडा में जहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, है ना, यहाँ तो राइटिंग हो गई, जगह जगह हो रहा है ना। चाहे आपने सूरत में देखा कि लोग पलायन करके जा रहे हैं गांव की तरफ, फिर आपने देखा कि जो राजस्थान में, पंजाब में, जगह जगह जो वर्कर्स हैं वो परेशान हैं कि उनका बजट सारा बिगड़ गया। तो वजह क्या है इसकी, है ना, अभी की, क्योंकि अभी जो धक्का लगा है उसको हम बोलते हैं सप्लाई शॉक। अच्छा। तो सप्लाई शॉक का मतलब क्या होता है कि कहीं सप्लाई में आपका डिस्टर्बेंस आ गया है, जिसकी वजह से आप उत्पादन नहीं कर पा रहे या आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे, है ना, या कंजम्पशन में कुछ परेशानी आ गई। तो अभी का क्या सप्लाई शॉक है? सप्लाई शॉक है कि आपकी एनर्जी, जिसमें एक तेल का और गैस का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो कहीं बाधित हो गई। और कहाँ बाधित हुई? पश्चिम एशिया में। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो बंद हुआ तो वहाँ से हमारे जो आता था जो कच्चा तेल और जो गैस, वो बंद हो गया। और वहाँ से दुनिया का 20% निकल के आता है। तो यानी कि दुनिया में एनर्जी की कमी हो गई, क्योंकि वो सारे जहाज़ वहाँ पे रुक गए, है ना। हज़ारों जहाज़ वहाँ पे जो इंतज़ार कर रहे थे निकलने के, रोज़ 100-125 जहाज़ जो निकलते थे उसमें मुश्किल से 5-10 ही जहाज़ निकल रहे थे। तो दुनिया में जब एनर्जी की कमी हुई तो दुनिया सब जगह के एनर्जी के दाम बढ़ गए, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए। तो जो हमें मिल भी रहा था वो बढ़े हुए दाम पे मिल रहा है। और वैसे भी क्योंकि हमारा तो 85 से 90% हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, और 60% के करीब हम गैस इंपोर्ट करते हैं, तो वो बाधित हो गई। तो मतलब हमें पूरी गैस नहीं मिल रही है, हमें पूरी जो एनर्जी नहीं मिल रही है जो क्रूड की थी। तो इससे हमारे उत्पादन पे असर पड़ेगा, क्योंकि बिना एनर्जी के आप उत्पादन नहीं कर सकते। तो पहली तो ये हुई कि आपकी एनर्जी कम हो गई, और दूसरा एनर्जी के दाम बढ़ गए। तो एनर्जी के दाम बढ़ने से सब चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, है ना। अब ये बात अलग है कि हमने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए, पर हमने गैस वगैरह के दाम बढ़ाए। अब तो बढ़ रहे हैं, खैर अब तो बढ़ रहे हैं, पर हमने अभी मतलब 75 दिन वो नहीं बढ़ाए। ठीक है, वो बात एक ठीक है, पर लेकिन हम पहले से ही वो बढ़ा के रखे हुए थे, है ना। जब क्रूड के दाम कम हुए थे हमने उसको घटाया नहीं था, तो मतलब पहले से बढ़े हुए थे। दूसरी चीज़ क्या हुई कि जो क्रूड है उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, वो सिर्फ एनर्जी नहीं है। एनर्जी के साथ साथ जब उसका रिफाइनिंग वगैरह होता है तो उसमें से हीलियम भी निकलती है, जो आपके कंप्यूटर चिप्स वगैरह के बनाने में काम आती है। पोटैटो चिप्स नहीं, जो आपके जो चिप्स हैं, है ना, वो उसको बनाने में, कूलिंग में, उसके जो एनवायरनमेंट क्रिएट करने में, है ना। तो हीलियम की शॉर्टेज, क्योंकि हीलियम बहुत सारा वहाँ से आता था। अच्छा। फिर सल्फर उसमें से निकलता है। सल्फर से आप सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, जो आप माइनिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर सल्फर कम निकलेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड कम होगा, तो माइनिंग में असर पड़ेगा। फिर उसी में से आपके जब फार्मास्यूटिकल्स के लिए केमिकल्स निकलते हैं, तो वो केमिकल्स कम होंगे तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे असर पड़ेगा। उसी में से आपका जो केमिकल निकलता है जिससे आप प्लास्टिक्स बनाते हैं, तो आपकी कुर्सी प्लास्टिक की हो गई, मग हो गया, ये सब में जो आपकी ये कटौती हो जाएगी। फिर सबसे बड़ी बात, उससे फर्टिलाइज़र बनता है, केमिकल फर्टिलाइज़र। तो दो चीज़ें हुई। एक तो जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो वहाँ से फर्टिलाइज़र बहुत आता था और एल्यूमिनियम बहुत आता था, तो फर्टिलाइज़र और एल्यूमिनियम कम हो गया। तो हुआ क्या कि जैसे ये सब हुआ तो गैस की शॉर्टेज से गरीब आदमी को गैस नहीं मिल रही थी और वो ब्लैक में जा रही थी।
तो जो सिलेंडर छोटा वाला वो 100 रुपये किलो का भरवाता था वो 400-500 हो गया। जो 14 किलो वाला सिलेंडर था जो 950 का था वो 4-5 हज़ार का हो गया। तो उसका बजट तो ख़त्म हो गया। क्योंकि जैसे हमने नोएडा में अभी देखा, पर वो तो हमें डेटा ई श्रम पोर्टल में भी मिलता है कि जो मतलब जो ज़्यादातर जो असंगठित क्षेत्र के जो वर्कर्स हैं वो 9, 10, 11, 12 हज़ार कमाते हैं। जैसे आप ये बता रहे हैं इसको कंटेक्स्ट में लाने के लिए कि जो 9-10 हज़ार कमाने वाली जो जनता है, जी हाँ, वो देश में कितनी बड़ी है? जैसे मैंने कहा असंगठित क्षेत्र जो है वो 94% है वर्कर्स के। 94% जी ये हाँ। लोग हैं जो 9 से 10 हज़ार रुपये महीना ही कमाते हैं। मतलब ये मैं नहीं कहूँगा कि 9 से 10 ही करते हैं, पर जो ई श्रम पोर्टल का डेटा है वो बताता है कि 30 करोड़ लोगों ने रजिस्टर किया। क्योंकि जब ये लोग गांव की तरफ पलायन किया इन्होंने पैंडेमिक के दौरान, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डांट लगाई कि आपको पता होना चाहिए कितने असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स हैं। तो उन्होंने ई श्रम पोर्टल सेटअप किया। तो ई श्रम पोर्टल में प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा कि 30 करोड़ लोगों ने रजिस्टर किया। तो 30 करोड़ लोग कौन है? जिनके पास कंप्यूटर का एक्सेस है। यानी जो अति गरीब हैं इसमें से वो तो इसके बाहर ही हैं, उन्होंने तो रजिस्टर नहीं किया। तो जिन्होंने रजिस्टर किया उसमें से 90% ने कहा कि हम 10,000 रुपये से कम कमाते हैं। तो जिन्होंने नहीं रजिस्टर किया वो तो उससे और भी कम कमाते हैं। तो 10,000 तो एक फिगर हो गया और लोग एक्चुअली उससे कम कमा रहे हैं। पर अगर हम मान भी लें कि 10-11 मतलब अगर दिल्ली जैसे शहर में 11-12 हज़ार कमा रहे हैं तो छोटे शहर में तो हो सकता है 7-8 हज़ार ही कमाते हों, है ना। तो इसलिए ये कहा जाए कि 94% जो हैं वो मतलब 10-11-12 हज़ार के आसपास या उससे थोड़ा कम ज़्यादा वही कमाते हैं, और मेजॉरिटी उसमें से 10,000 से कम कमाने वाली है। तो यानी कि उनका जो बजट है वो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। उनकी जो बचत है वो करीब करीब नहीं के बराबर है, क्योंकि उनका तो स्ट्रगल रहता है कि कैसे अपना जो रोज़मर्रा का खर्चा वो चलाएं। तो इसलिए ये जो समस्या हुई, ये समस्या एक सप्लाई शॉक है। सप्लाई शॉक का मतलब है कि आपकी जो एनर्जी कम हो गई और उसके साथ और जो सारी चीज़ें हैं वो कम हो गई, उसका उत्पादन पे असर पड़ेगा, दामों पे असर पड़ेगा, और उसका हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे असर पड़ेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि जो हम एनर्जी खरीद रहे हैं उसके दाम बढ़ गए, तो हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसका प्राइस बढ़ गया। तो हालांकि हमें कम एनर्जी मिल रही है पर हमारा बजट बढ़ गया, क्योंकि जो दाम 50-60% बढ़ गए। तो इंपोर्ट तो बढ़ गया हमारा, है ना, जो हम डॉलर में दे रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट कम हो गया। वजह ये कि पश्चिम एशिया के जो देश हैं ना, उनको हम 16% जो है एक्सपोर्ट करते हैं अपना टोटल एक्सपोर्ट का। ठीक है। अब वहाँ ना जहाज़ जा रहा है ना हवाई जहाज़ जा रहा है, तो वो तो एक्सपोर्ट रुक गया। तो हमारा 16% जो है एक्सपोर्ट वो एकदम से कम हुआ। तो जब एक्सपोर्ट कम हुआ और जो इंपोर्ट ज़्यादा हो गया, तो आपका जो डेफिसिट है जो फॉरेन एक्सचेंज का वो जो है बढ़ जाएगा। तो वो क्या करेंगे आप कि आपको फिर अपना फॉरेन एक्सचेंज का जो रिज़र्व है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जब आपके फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व गिरने लगेंगे तो उसका असर ये होता है कि जो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है फॉरेनर्स ने, वो कहेगा जी यहाँ तो रिटर्न कम हो गया तो हम पैसा बाहर निकाल लें। और ये स्थिति पहले से ही थी। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पहले से ही बाहर जा रहा था पिछले 7-8 महीनों से, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कई महीनों में नेट में 0 के आसपास चल रहा था, क्योंकि लोग पैसा जो भेज रहे थे उससे ज़्यादा लोग यहाँ से निकाल रहे थे। इसी चीज़ को मैं एक सवाल में फ्रेम कर देता हूँ कि आप जिस सप्लाई शॉक की बात कर रहे हैं, क्या अगर हम ऐसे समझें कि हमें इकोनॉमी पर बहुत अलार्मिंग चीज़ें तो पहले से कही जा रही थी, फिर उस बीच में वेस्ट एशिया में जो भी इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में क्राइसिस हुई, तो वहाँ से सप्लाई शॉक आ गया। लेकिन क्या उसके पहले, प्री दिस होल थिंग, क्या हमारी इकोनॉमी बहुत शाइन कर रही थी, ब्लूम कर रही थी, या फिर वहाँ समस्याएं ऑलरेडी थीं और इस सप्लाई शॉक से वो समस्याएं और बड़ी हो गई? तो यही मैंने कहा ना कि हमारी समस्या पहले से चली आ रही थी नोटबंदी के समय से, कि ये जो 94% असंगठित क्षेत्र है वो बड़ी बुरी हालत में था। क्योंकि पहले जो नोटबंदी हुई उसमें कैश की शॉर्टेज हो गई, और कैश की शॉर्टेज होने का मतलब है कि जो असंगठित क्षेत्र है वो तो कैश में काम करता है, तो कैश की शॉर्टेज का मतलब कि वो बंद हो गया। उसके पास वर्किंग कैपिटल नहीं कि अपना तनख्वाह दे पाए, उसके पास वर्किंग कैपिटल नहीं कि रॉ मटेरियल खरीद पाए। तो आपने देखा कि उसका बहुत बड़ा असर हुआ। मैं तो ग्वालियर गया था मार्च के महीने में 2017 में, 2016 नवंबर में हुआ, और मैं वहाँ गया मार्च में। तो मैंने देखा होलसेल मार्केट खुला ही नहीं था, और जो चौक था वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी 1 बजे, जबकि चौक पे होता क्या है कि लोगों को अगर 9-10 बजे तक काम नहीं मिलता वो चले जाते हैं कि भाई आज काम नहीं मिल रहा। लेबर चौक की बात है ना।
तो मैंने पूछा तो वो जो होलसेल डीलर्स थे कि भाई आपने दुकान नहीं खोली, आप तो बैठे जो धूप ताप रहे हैं और आप जो कार्ड खेल रहे हैं, है ना। कह रहे थे जब ग्राहक नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे खोल के, तो हम 2-3 घंटे के लिए 3 बजे खोल लेंगे, 5 बजे बंद कर देंगे। तो ये मतलब मार्च में जो 4 महीने बाद, नवंबर के 4 महीने बाद ये स्थिति थी। और लेबर चौक पे मैंने पूछा तो कह रहे थे जी काम नहीं मिल रहा है, अगर आधे दिन का भी काम मिल जाए तो हम ले लेंगे। तो वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी 12-1 बजे। तो यानी कि दिखा रहा है कि अर्थव्यवस्था कितनी परेशानी में आ गई थी नोटबंदी के दौरान। फिर जीएसटी आ गया, उसने फिर असंगठित क्षेत्र को धराशायी कर दिया। तो बार बार अगर आप देखें तो 5-6 बार ये 2016-17 के बाद असंगठित क्षेत्र को धक्का लग रहा है। शॉक। तो जो हमारा मतलब बढ़त हो रही है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की बढ़त है, वो संगठित क्षेत्र की बढ़त है। और संगठित क्षेत्र की बढ़त क्यों है? क्योंकि हमारी डिमांड असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में जा रही है। मतलब जो डिमांड पहले असंगठित क्षेत्र में लोग करते थे, वो संगठित क्षेत्र में, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आपका ट्रेड सेक्टर देख लीजिए। ट्रेड सेक्टर कृषि के बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है ना। ठीक है। तो उसमें करीब 35 मिलियन यानी 3.5 करोड़ लोग काम करते हैं, है ना। तो उसमें ई कॉमर्स 20-30-40% बढ़ रहा है। और जो नेबरहुड स्टोर है बगल वाला, वहाँ पे कम जो डिमांड हो गई, क्योंकि वहाँ पे पहले जो ऑर्डर करते थे अब वह ऐसे करते हैं, है ना। हम भी मतलब जैसे अपने घर में पैंडेमिक के पहले कुछ भी नहीं खरीदते थे ई कॉमर्स से, है ना। अब 90% हमारा ई कॉमर्स से आ रहा है। जो ब्लिंकिट, अमेजन, स्विगी और ये सब। और जो बच्चे हैं आजकल के, यंग जो नौजवान लोग हैं, वो तो सारा टाइम ई कॉमर्स से कर रहे हैं, वो नेबरहुड स्टोर में नहीं जा रहे। तो इसलिए डिमांड शिफ्ट कर गई है ना। और अभी तो जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा कि देखो ये जो बड़ी इकाइयां हैं, इनका तो 30% प्रॉफिट बढ़ रहा है पैंडेमिक के बाद से। तो 30 ये और ग्रो कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है, मतलब ग्रो कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। प्रॉफिट बढ़ने का मतलब है कि उनकी ग्रोथ हो रही है इतनी, और उनकी प्राइसिंग पावर हो गई है, क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र कमज़ोर है तो ये लोग ज़्यादा प्राइस चार्ज करके अपना जो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, है ना। तो अगर आप देखें तो जैसे कि हमारा ग्रोथ रेट गिर गया 2017-18 के Q4 में, ऑफिशियल आंकड़ा बताता है कि 8% की ग्रोथ हुई। और 2019-20 का चौथा क्वार्टर जस्ट बिफोर द पैंडेमिक दिखा रहा है कि 3.1% हो गई। तो 8% से गिर के 3.1%। क्यों? डिमांड कम है। तो प्राइवेट सेक्टर बोलता है कि जी हम कैसे और इन्वेस्ट करें, क्योंकि आरबीआई का डेटा दिखाता है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70 और 75 के बीच में घूम रही है। अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आप उत्पादन 100 का एयर कंडीशनर का कर सकते हैं अपनी फैक्ट्री में, और आपके 70 या 75 बिक रहे हैं, तो आप 110 की कैपेसिटी क्यों क्रिएट करेंगे? तब तो आपका लॉस और बढ़ जाएगा, है ना। तो इसलिए जब तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 85-90 नहीं आता, तब तक आप और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो इसीलिए सरकार कहती रहती है कि देखो हम पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पर प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट सेक्टर कहता है जी जब डिमांड कम है तो हम क्या करेंगे, और ज़्यादा, है ना, तो और घाटा हमारा बढ़ जाएगा। तो डिमांड कब बढ़ेगी? जब आप गरीब के हाथ में परचेजिंग पावर देंगे। और अगर अमीर के हाथ में आप परचेजिंग पावर देते रहेंगे तो वो तो जितना कंजम्पशन करना है वो तो कर ही रहा है, वो तो और कंज्यूम नहीं करेगा। जो गरीब है उसके हाथ में 100 रुपये अगर आप देंगे तो पूरा 100 खर्च कर देगा। वो अपने लिए जब आदमी चप्पल खरीद लेगा, पत्नी के लिए कुछ एक जब बैंगल खरीद लेगा, बच्चे के लिए कुछ स्कूल बैग खरीद लेगा, किचन के लिए कोई कटोरी खरीद लेगा, पूरा 100 खर्च कर देगा। तो डिमांड जनरेट होगी जब लोअर लेवल पे परचेजिंग पावर होगी। कैसे ये परचेजिंग पावर गरीब के हाथ में कैसे दी जा सकती है? रोजगार। जब रोजगार होता है तो परचेजिंग पावर आती है ना। अगर रोजगार नहीं होगा, जो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है वो बहुत ही खराब है ना। ऑफिशियल आंकड़े जो होते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक से दिखाते नहीं हैं, क्योंकि ऐसा जो गरीब आदमी है वो तो मतलब अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकता ना, उसको तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा जिससे कि परिवार का जो निर्वाह हो सके, है ना। तो जो बेरोजगारी होती है वो 4 तरह की होती है। हम लोगों ने एक रिपोर्ट लिखी थी 2022 अक्टूबर में, उसमें दिखाया कि सरकार एक्चुअली में सिर्फ छोटी सी जो दिखाती है जो बेरोजगारी, पर असली बेरोजगारी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो क्या कॉम्प्लिकेशन है कि देखिए जो डेफिनेशन है उसमें अगर आप काम ढूंढ रहे हैं और आपको काम नहीं मिल रहा तो आपको कहा जाएगा कि आप अनएम्प्लॉयड हैं, है ना। लेकिन इसके अलावा भी तो जो बेरोजगारी है कि आप मार्केट में खड़े हैं, आप रिक्शा चला रहे हैं, आप 12 घंटे खड़े हैं, आपको 2 घंटे का काम मिल रहा है, तो आप अंडर एम्प्लॉयड हैं। मतलब आपको उसी 2 घंटे की जो कमाई है ना, आप सिर पे बोझा ढो रहे हैं, मार्केट में खड़े हैं, आपको 1-2 घंटे का काम मिल रहा है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत है हमारे देश में, है ना। मतलब लोगों के पास पूरा काम नहीं है।
तो वो भी एक तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसलिए उसको हम अंडर एम्प्लॉयड बोलते हैं। अच्छा। फिर तीसरी चीज़ हो गई कि आप जब मार्केट में, आप दुकान पे हैं, परिवार के 2 लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, पर काम तो सिर्फ एक का ही है। ये जो दूसरा है, तीसरा है, वो तो एक्स्ट्रा है, उससे तो उत्पादन नहीं बढ़ रहा है ना, उसको हम बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर खेत पे पूरा परिवार बैठा है, 3 लोग, है ना, पर काम तो सिर्फ एक का ही है, तो हम 3 को उसमें गिन लेंगे तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। फिर एक वो है जिन्होंने काम ढूंढना बंद कर दिया क्योंकि उनको काम ही नहीं मिल रहा। महिलाओं की संख्या बहुत है उसमें। महिलाएं मतलब घर पे अपना करती हैं काम पूरा, है ना, ऐसे नहीं कि महिलाएं घर पे नहीं, पर लेकिन जब वो बाजार में जाके कुछ अपना जो पैसे के लिए काम नहीं, वो आप देख रही हैं। तो हमारे यहाँ जो महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है ना, वो बहुत ही कम है। तो हमारे यहाँ जैसे कि अगर ILO की परिभाषा के हिसाब से चलें तो 50% है। अगर सरकार की परिभाषा जिसमें वो कहते हैं कि भाई कोई कुछ भी काम कर रहा है, चाहे तनख्वाह मिले ना मिले, उसको हम एम्प्लॉयड मान लेंगे, तो उसके हिसाब से 55-58% है। पर और बड़ी अर्थव्यवस्था जो है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को, जैसे चीन हो गया, ब्राज़ील हो गया, अमेरिका, वहाँ पे 65 से 70% जो लोग हैं वो लेबर फोर्स में होते हैं। अच्छा। तो हमारे यहाँ 15-20% लोग कम हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी जो 4 तरह की जो बेरोजगारी है, तो हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि करीब 32 करोड़ हैं जिनके पास कुछ ढंग का काम है या काम है, और 28 करोड़ हैं जिनके पास ढंग का काम नहीं है या काम बिल्कुल नहीं है, जिन्होंने काम ढूंढना ही बंद कर दिया। तो इसीलिए गरीबी है, क्योंकि अगर आपके पास कुछ काम है, ढंग का काम है, तो एक व्यक्ति जो है वो 4.4 लोगों को सपोर्ट कर रहा है। अगर ये 28 करोड़ के पास भी ढंग का काम होता तो एक व्यक्ति पे 2.2 लोगों का भार पड़ता, तो फिर आपके जब परिवार की स्थिति बेहतर हो जाती। तो गरीबी क्यों है, परचेजिंग पावर कम क्यों है? क्योंकि बेरोजगारी है। बेरोजगारी है 4 तरह की जो मैंने बताई है ना। तो हाँ। इसको अगर आपको ठीक करना है, परचेजिंग पावर देनी है, तो आपको रोजगार पैदा करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कंडीशंस बनानी पड़ेंगी जिससे कि रोजगार हो। तो एक तो आपके अर्थव्यवस्था में डिमांड होनी चाहिए। तो डिमांड जब होगी तो जब इंडस्ट्री ज़्यादा काम करेगी, फिर वो इतना बेहतर करेगी, तो फिर आपका जो डिमांड जनरेट होगी। तो कहाँ पे आपकी जो जनरेट होगी? आज जो संगठित क्षेत्र है उसमें आपका रोजगार नहीं पैदा होता, क्योंकि उसमें इतना ऑटोमेशन, इतना मैकेनाइजेशन हो गया है कि वहाँ तो कटौती हो रही है, छटनी हो रही है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आने वाला है, जो लग रहा है, उससे तो और भयंकर स्थिति हो जाएगी। तो जैसे कि मैं कुछ समय पहले एक मारुति के वर्कर से ऐसी पता लगा मुझे, तो उसने कहा कि देखिए आज से 10-15 साल पहले एक जो कार थी वो मारुति की फैक्ट्री से 58 सेकंड में निकलती थी। अब एक कार 38 सेकंड में निकलती है, क्योंकि AI यूज हो रहा है। नहीं, अभी तो AI की बात ही नहीं है। अभी तो मैं अभी बता रहा हूँ जहाँ पे इतना AI नहीं यूज हो रहा। उसने कहा कि पहले एक कार पे 10 आदमी और 10 रोबोट काम करते थे, अब 5 आदमी और 20 रोबोट काम करते हैं। AI के पहले की बात है ना। तो मतलब कि रोबोट बढ़ते जा रहे हैं और जो आदमी कम होते जा रहे हैं। अब बैंकिंग देख लीजिए, बैंकिंग में 1990 में या 2000 में सारे कामों के लिए बैंक के अंदर जाना पड़ता था। पैसे निकालने हैं, चेक बुक लेना है, पासबुक भरवाना है, वगैरह वगैरह, है ना। आज सारा काम इस मोबाइल पे हो जाता है, बैंक जाने की जरूरत नहीं। बैंकों का काम 1000 गुना बढ़ गया और स्टाफ आधा हो गया। इतना ऑटोमेशन और मैकेनाइजेशन हो रहा है ना। तो फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपके जॉब नहीं बनेंगे, और सरकार कह रही हम ऑर्गेनाइज सेक्टर को ही आगे करेंगे, हम संगठित क्षेत्र को ही आगे करेंगे। और फिर असंगठित क्षेत्र है वहाँ पे तो 94% लोग काम कर रहे हैं, उसी को आप धक्का देंगे तो फिर रोजगार कैसे पैदा होगा? कृषि को भी ले लीजिए, कृषि में भी इतना मैकेनाइजेशन है। पहले हल बैल से होते थे वो बुवाई, अब आप ट्रैक्टर लगा देते हैं, 3 घंटे में वो 1 एकड़ का काम कर देगा। आपको जब फसल काटनी है तो वो हाथ से हसिया से होती थी, अब वो जो हार्वेस्टर कंबाइन आ गए हैं, थ्रेशिंग की मशीन आ गई, पोटैटो डिगिंग की मशीन आ गई, है ना। तो कृषि में भी काम नहीं है, वहाँ पे भी काम नहीं पैदा हो रहा, है ना। तो कहाँ पे होगा काम, है ना। माइक्रो सेक्टर हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें आप देखें तो एक तो लार्ज इंडस्ट्री है 6000 यूनिट, एक मीडियम और स्मॉल है वो 6 लाख, और माइक्रो सेक्टर है करीब 7 करोड़, सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। मतलब कि MSME का 99% यूनिट माइक्रो यूनिट है,
और जैसे इसमें क्या क्या है माइक्रो यूनिट में? सभी कुछ। माइक्रो यूनिट का मतलब कि हुआ कि आप छोटा उत्पादन, आप किसी मार्केट में चले जाइए, कोई लेथ ऑपरेट कर रहा है, कोई सड़क पे जो आपका जो टायर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना, सभी कुछ उसमें आएगा, है ना। माइक्रो सेक्टर में एवरेज में 1.7 का एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि ये 7 करोड़ में जो एम्प्लॉयमेंट दिखाया गया है वो 11 करोड़। तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यहीं पे है, क्योंकि इतने सारे यूनिट हैं। मतलब आप देखिए, लार्ज से स्मॉल और मीडियम में 100 का फ़र्क है, स्मॉल और मीडियम से माइक्रो में जाएं तो 100 का फ़र्क है, तो 100 का। तो स्मॉल और माइक्रो है, वहीं पे तो रोज़गार है, और उसी को अगर आप ख़त्म करते रहेंगे तो फिर कहाँ से जो रोज़गार पैदा होगा। क्योंकि मीडियम में और लार्ज में तो इतना मैकेनाइजेशन हो रहा है, इतना ऑटोमेशन हो रहा है कि वहाँ तो आपका ये रोज़गार पैदा नहीं होने वाला। तो आपको तो एम्फेसिस देना है कि माइक्रो को बढ़ाना, उसी को आप ख़त्म कर रहे हैं धीरे धीरे। उसी तरह कृषि है, कृषि में जितना मैकेनाइजेशन हुआ है तो वहाँ पे भी अब नहीं होगा, तो कृषि से भी निकाल के माइक्रो में लोगों को लाना है, माइक्रो सेक्टर में, क्योंकि वहाँ पे भी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे भी काम जो और नहीं बढ़ेगा, क्योंकि और मैकेनाइजेशन हो रहा है और वहाँ पे ज़्यादा जो मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो माइक्रो सेक्टर है, इसको आपको बढ़ावा देना है। दूसरा, कृषि में आमदनी कम है, कृषि की आमदनी बढ़ानी है। कृषि की आमदनी तभी बढ़ेगी जब उनको क्रॉप के लिए सही दाम मिलेगा। क्रॉप के लिए सही दाम का मतलब है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनका होना चाहिए, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस अभी हम 3 क्रॉप्स में करते हैं। हालांकि अनाउंस 23 क्रॉप्स के करते हैं, पर 3 क्रॉप्स हुए, पैडी हो गया, वीट हो गया और शुगर के, जहाँ पे उनको मिलता है। तो इसीलिए इनका उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, और जो बाकी चीज़ें हैं जैसे कि आपका तिलहन हो गया, आपके दालें हो गई, उसका उत्पादन कम है, उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। इनफैक्ट एमएसपी में भी, इन 3 में भी एमएसपी मिल नहीं पा रहा है, मिलता ही नहीं। हमने विदर्भ जाकर के, खुद जाकर के किसानों से, विदर्भ के जहाँ सबसे ज्यादा देश में आत्महत्या के किसानों के आंकड़े हैं, बिल्कुल उस जगह जाकर के हमने बाकायदा जो जहाँ से एमएसपी मिलता है वहां पर जाकर के हमने बात किया, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं दे पा रहे हैं, एमएसपी के रेट पे नहीं है, कम पे देना पड़ रहा है और किसान बेच रहा है। असल में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, क्योंकि हमारे यहाँ 85% जो किसान है ना, वो 5 एकड़ से कम के हैं। मतलब छोटे, या आपका ये मझौले, आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ के किसान हैं। उनकी कोई मतलब मार्केट में कोई पावर नहीं है। मतलब मैं तो कहूँगा ये बड़े किसान भी जो हैं, उनकी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती, क्योंकि इतनी सारी मंडियां हैं, मंडियों में हज़ारों किसान आते हैं, तो कोई मोनोपोली उसमें नहीं है। इसीलिए जो किसान है वो अपना प्राइस नहीं फिक्स कर सकता। इंडस्ट्री तो अपना प्राइस फिक्स कर लेती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वो अपना प्राइस कि भाई मैं टूथपेस्ट इतने दाम में बेचूंगा, मैं जब पाउडर इतने दाम में बेचूंगा, मैं साबुन इतने दाम में बेचूंगा ना, वो तो प्राइस फिक्स कर लेते हैं, बड़ी इंडस्ट्री MRP फिक्स करते हैं, है ना। पर ये जो किसान है वो तो डिमांड सप्लाई पे निर्भर करता है, वो तो अपनी जो फिक्स नहीं कर सकता है दाम, है ना, क्योंकि इतना कोई मोनोपोली है ही नहीं किसी की। जिसकी जितनी मोनोपोली होती है उतना वो अपना दाम फिक्स कर लेता है। तो कृषि में इसीलिए हमें गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस की ज़रूरत पड़ती है, तब उनको एक मिनिमम प्राइस मिलता है ना। और वो भी तभी होगा जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन सही होगा। अगर गवर्नमेंट इंटरवीन ही नहीं करेगी, खरीदेगी नहीं चीज़ें, तो वो जो सपोर्ट प्राइस भी नहीं, तो अनाउंस जरूर कर देते हैं पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए उससे कई चीज़ें हमारी अर्थव्यवस्था में परेशानी आती है कि हमको इंपोर्ट करना पड़ता है इतना तिलहन और दालें, उसके हमारा फॉरेन एक्सचेंज आता है। फिर उसके साथ और गड़बड़ी ये होती है कि जहाँ पे आपको नहीं उगाना चाहिए चीज़ें, वहाँ पे आप उगा रहे हैं। जैसे गन्ना है, आप महाराष्ट्र में उगा रहे हैं जहाँ पानी कम है, तो उसकी जगह वहाँ पे अगर सपोर्ट प्राइस सही होता तो हो सकता है आप कोर्स ग्रेन करते, हो सकता है आप तिलहन करते वहाँ पे। पंजाब में आप पैडी कर रहे हैं जहाँ पैडी नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि इनमें प्रॉफिट है, बाकी क्रॉप्स में प्रॉफिट कम है, तो इसलिए लोग उधर शिफ्ट कर गए। सेफ जगह ढूंढ रहे हैं, सेफ मतलब जहाँ ज़्यादा आपको मिलेगा ज़्यादा, है ना। और ये भी जो आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 6% जो बड़े किसान हैं उन्हीं को MSP मिल पाता है। बाकी तो किसी अपने जो ट्रेडर को बेच देते हैं, कुछ करते हैं, फिर अपना वो है, तो मतलब कि जो आम किसान है उसको नहीं मिल पाता है ना, उसकी तो कोई मार्केट पावर नहीं है ना। तो इसलिए कई तरह की समस्याएं, इससे हमारे पर्यावरण खराब हो रहा है, इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में गड़बड़ है ना। इसका वजह से हमारा वीट और पैडी का स्टॉक बहुत हो जाता है, जिस पे हमें 10,000 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है एक्स्ट्रा स्टॉक, और उसमें भी काफ़ी सड़ जाता है। तो अगर हम MSP सारे क्रॉप्स पे दें, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आसान चीज़ है ना, पर हमें तो मुश्किल चीज़ ही करनी है ना। आसान चीज़ तो आसान है,
पर मुश्किल चीज़, क्योंकि ये तो खाने पीने की वस्तु की बात है, हमारे पर्यावरण की बात है वगैरह वगैरह, तो हमें तो करना चाहिए ये सब। तो अगर हमारी विल पावर होगी तो हम करेंगे। पर एनीवे मेरा पॉइंट ये है कि हमें किसानों की आमदनी बढ़ानी है, उनको जो एक रेम्यूनरेटिव प्राइस मिलना चाहिए, वर्कर्स को जो लिविंग वेज मिलनी चाहिए जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉमिस किया है, और माइक्रो सेक्टर को बढ़ावा देंगे तो हमारे यहाँ डिमांड हो जाएगी। अगर ये सब नहीं करेंगे तो डिमांड जब कम रहेगी। और इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे मैंने कहा कि 2017-18 के Q4 में आपका 8% ऑफिशियल ग्रोथ रेट था, वो गिर के 3.1% रह गया पैंडेमिक के पहले। हालांकि उसी दौरान आपने 2019 में कॉर्पोरेट सेक्टर को ज़बरदस्त जो कंसेशन दिया, कॉर्पोरेट टैक्स रेट काट के उनका 1.6 लाख करोड़ से प्रॉफिट बढ़ गया। पर उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया उसको, उन्होंने क्या किया कि अपना जो ऋण था उसको कम कर दिया, तो उनकी बैलेंस शीट क्लीन हो गई, पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया उन्होंने, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो तभी करेंगे जब डिमांड होगी। तो एक विशेष साइकिल में हम फंसे कि हम छोटे से जो तबके के ऊपर निर्भर हैं अपनी ग्रोथ के लिए, जब बड़ा तबका है वो परेशानी में है। तो ये जो है ये इंस्टेबिलिटी है, और इसीलिए हमारे ऊपर धक्का लग रहा है ये सप्लाई शॉक की वजह से, जो प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि है। अब सवाल ये कि जब सप्लाई शॉक हमारा जब शुरू होता है 28 फरवरी के बाद, तो हमने जो ज़रूरी कदम है वो क्यों नहीं उठाए? ज़रूरी कदम क्या था कि हमारे पास, हमें पता है क्रूड कमाएगा, गैस कमाएगी, तो हम एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? हम किसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हम यहाँ से जो प्राइवेट रिफाइनरी हैं, रिलायंस वगैरह, वो उसको रिफाइन करके उसको यूरोप वगैरह बेच रही हैं। अभी भी इस क्राइसिस के बीच में भी हो रहा है। हमने तो मार्च में ये सब टीवी चैनल्स वगैरह पे बोला कि भाई ये तो एक्सपोर्ट तो रोक दो। उस समय तो सुनने में आ रहा है कि 25-27% जो एक्सपोर्ट हो रहा था, है ना, अब सुना अप्रैल में तो 35% एक्सपोर्ट हुआ, बढ़ा दिया। मतलब क्राइसिस के बीच में जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब हमारी कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही हैं। वो प्रॉफिट के लिए एक्सपोर्ट कर रही, और सरकार ने रोक नहीं लगाई। और फिर जैसे मैंने कहा, फॉरेन एक्सचेंज जब कम हो जाता है तो हमें फॉरेन एक्सचेंज बचाना है, क्योंकि हमें तो जो और क्रूड खरीदने की जरूरत पड़ेगी, तो महंगे दाम में मिलेगा। तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में आपका 25-26 बिलियन डॉलर बाहर चला जाता है साल में। उसको क्यों नहीं रोक? ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में $2.5 लाख लोग बाहर ले जा सकते हैं हर साल, फॉरेन एक्सचेंज, है ना। तो अब $2.5 लाख का मतलब हुआ कि करीब 2.25 करोड़ रुपया। तो 2.25 करोड़ रुपया कौन बेच सकता है? वो तो कोई करोड़पति बेच सकता है, कोई आम आदमी तो बेचता नहीं है। तो मुश्किल से आधा 1% लोग हैं वो अपनी एजुकेशन के लिए, छुट्टी के लिए, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, इन सब के लिए पैसा निकालते हैं। फिजूल खर्ची भी बहुत है उसमें, है ना। उसमें से आपका फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी होता है। तो उसको तुरंत रोक देना चाहिए था, ताकि फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास होता, थोड़ा आप बचत कर लेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की। तो वो भी नहीं रोका। फिर हम लोगों ने कहा कि भाई आपको अभी जो डिसाइड करना है कि आपका उत्पादन तो कम होगा ही होगा, क्योंकि आपको उतना क्रूड और वो नहीं मिलेगा। तो उत्पादन कहाँ पे कम करना चाहिए? जो गैर ज़रूरी चीज़ है, जैसे कि आपका लग्जरी कंजम्पशन, जैसे कि सोना हो गया, लग्जरी कंजम्पशन हो गया, 5 स्टार होटल हो गया, 7 स्टार होटल हो गए, जो कॉर्पोरेट सेक्टर जिसमें करता है ना। सरकार का वेस्ट है, ज़बरदस्त वेस्ट है ना। सरकार के जो तंत्र में आप देखिए जिस तरह से आपके हर रोज़ 5-5, 6-6 पेज के एडवर्टीजमेंट आ जाते हैं, है ना। फिर मतलब जिस तरह से बड़ी बड़ी मीटिंग की जाती हैं, है ना। फिर जैसे कि एयर कंडीशनिंग चलाई जाती है, तो हमने तो कहा था भाई 25 डिग्री से कम मत अलाउ करो लोगों को, है ना। तो एसी में मतलब तरह तरह की चीज़ें जहाँ जो लग्जरी कंजम्पशन है उसको आप रोकें। फिर हमने उसी समय सुझाव दिया था कि भाई आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाइए, है ना। जिससे कि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जहाँ एक बस खड़ी होती है उतनी जगह में 2 कारें आती हैं, है ना। और एक बस में 30 लोग होंगे, 2 कारों में 3 लोग होंगे, तो आपका 1/10 हो जाएगा ट्रैफिक। और पेट्रोल कंजम्पशन भी उसमें जो ट्रांसपोर्ट में चल रहा है जब सिटीज़ में, वो 1/10 हो जाएगा, क्योंकि जितना पेट्रोल डीजल एक बस इस्तेमाल करती है वो 2 कारों में पेट्रोल इस्तेमाल होता है, तो 1/10 हो जाएगा आपका, है ना। तो अगर आप ये करते होते शुरू से तो आपके क्रूड की बचत होती, जो फिर लंबा चलता, है ना। अभी क्या है कि आपके पास क्रूड के जो स्टॉक्स हैं, वो जो मैंने पढ़ा जो है कि रिफाइनरी में 1 हफ्ते का क्रूड का स्टॉक रखते हैं, क्योंकि क्रूड आता रहता है रोज़, और जब वो अपना उसको इस्तेमाल करते रहते हैं, पर 1 हफ्ते का स्टॉक रहता है, क्योंकि स्टॉक का उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है।
नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा। अगर आप जितना ज़्यादा आप क्रूड का स्टॉक रखेंगे उतना आपका वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा ना। अच्छा। क्योंकि उस पर आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो वो जो आपका है वो तो एक तरह से डेड है ना। उस पर तो आपकी कोई अर्निंग नहीं होगी, है ना। तो आपको, क्योंकि रोज़ आ रहा है आपका ऑयल, आपके शिप्स रोज़ आ रहे हैं, तो आप मतलब एक हफ्ते का आप रखते हैं क्रूड का स्टॉक। और फिर एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व है देश में 9.5 दिन का, तो यानी कि कुल मिला के 16.5 दिन का हो गया। पर अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के आंकड़े आए उसमें दिखाया कि हमारा अप्रैल में 10% कम क्रूड आया। और उसके अगली लाइन है कि हमें ये जो अप्रैल में 10% कम आया वो फिर भी मार्च के कंपैरिजन में 50% ज़्यादा है। तो यानी कि मार्च में तो 60% कम आया फिर। तो अगर आप एवरेज कर दें मार्च और अप्रैल को तो 35% कम हुआ मार्च अप्रैल को मिला के। तो वो 35% जो कम आया और फिर भी आप जो 35% एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप तो सिर्फ जो आ रहा है वो तो नहीं, जो आ रहा है उसका 30% ही देश के लिए बाकी बचा ना। क्योंकि 35% कम आया, 35% चला गया, तो देश में जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो 30% चीज़ें कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो आपका पाइपलाइन में जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो धीरे धीरे जल्दी जल्दी ख़त्म होते जाएंगे। तो इसलिए मेरा अनुमान है कि 50-60 दिन के बाद प्रॉब्लम बढ़ने लगेगी। अभी 50-60 दिन के बाद समस्याएं और बढ़ेंगी। मतलब अभी तो 80 दिन तो हो ही गए ना, तो अब समस्या बढ़ने लगी होगी। तभी तो सरकार ने जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट आए तुरंत ये सब कदम उठाने शुरू कर दिए, है ना। जो हमें कदम मार्च के पहले हफ्ते में उठाने चाहिए थे, है ना, वो हमने 73 दिन लेट कर दिए, देरी कर दी, है ना। क्योंकि मार्च में ही अगर हम करते तो हम क्रूड को प्रिजर्व करते, अपना फॉरेन एक्सचेंज को प्रिजर्व करते, है ना। जो अभी कहा जा रहा है कि हमें फॉरेन एक्सचेंज बचाना है, फिजूल खर्ची बचानी है, हमें क्रूड का इस्तेमाल कम करना है ना, ये तो हमें तुरंत ही कर देना चाहिए था जिससे कि हमारा और लंबा चलता। अभी सरकार कहती है कि नहीं, देखो हमने तो भार नहीं डाला जनता पे, है ना। पर मेरा मानना है कि आपको ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज चलनी चाहिए। ये नहीं कि आप इतने दिन तो कर लेंगे और फिर उसके बाद धड़ाम से गिर जाएंगे, है ना। जो भी पॉलिसी हो तो लॉन्ग टर्म की होनी चाहिए ना, कि आप कल धड़ाम से ना गिरें, है ना। बट बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ये सब जो अभी हो रहा है, ये जब हमारी इकोनॉमी को सर्जरी की ज़रूरत है तो बैंडेड लगाने का काम किया जा रहा है। डू यू एग्री विद दिस? तो जैसे मैंने कहा, ये तो हमें मार्च में ही करना चाहिए था ना। तो अभी तो आप जो कर रहे हैं ना वो तो कम ही है ना। क्योंकि अभी जैसे कि सुझाया जा रहा है कि सोना मत खरीदिए, है ना। अब सोना कौन खरीदता है? कोई गरीब आदमी तो खरीदता नहीं है। जो हमारा असंगठित क्षेत्र का है उसके पास तो कुछ बचत ही नहीं होती, तो वो कहाँ से कितना सोना खरीदेगा? ये तो हमारे जो टॉप 5-6% जो लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, है ना, जो थोड़ा मिडिल क्लास है, थोड़ा लोअर मिडिल क्लास है, वही थोड़ा बहुत सोना खरीदते हैं। और जो हमारे अमीर हैं वो तो उसको एक इन्वेस्टमेंट मानते हैं। वो तो बिस्किट गोल्ड का खरीदेंगे, बार खरीदेंगे, है ना। वो ज्वेलरी तो नहीं खरीद ज्वेलरी भी खरीदते होंगे, पर लेकिन वो तो इसमें इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। और क्यों देख रहे हैं? क्योंकि रुपया कमज़ोर हो रहा है। तो रुपया जब कमज़ोर होगा तो गोल्ड एक सेफ एसेट है। तो वो तो जो करते रहेंगे, वो तो रोकेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो रुपया और भी गिरता नज़र आ रहा है। तो इसलिए जो गोल्ड की डिमांड है वो तो ऐसे कम नहीं होगी। और जो मतलब जो गरीब है उसको आप ऑस्टेरिटी के लिए कहिए तो वो तो बेचारा क्या काटेगा? उसका तो वैसे ही जो गैस नहीं मिल रही है, खाने पे परेशानी है, 80 करोड़ को आप जो मुफ्त में राशन दे रहे हैं, तो क्या काटेगा, है ना। तो इसलिए ऑस्टेरिटी तो ये टॉप 5-6% के लिए है। इनमें आपको आस्था लानी है कि भाई ये आप जेन्युइनली कर रहे हैं। और अगर सरकार में फिजूल खर्ची चलती रही और जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में फिजूल खर्ची चलती रही तो उसकी आस्था कहाँ से आ जाएगी? अगर वो देख रहा है कि प्रधानमंत्री का काफिला 40-50 कारों का चलता है ना, बड़ी बड़ी रैलीज में 5,000 बसें आ रही हैं, है ना, तो फिर उसको आस्था नहीं होगी कि भाई ये तो हमारे ऊपर आप कह रहे हैं, जबकि आप तो कर नहीं रहे। आप इतने एडवर्टीजमेंट आते हैं और फिर मतलब एक तरह से तमाशा हो गया कि भाई कुछ मिनिस्टर कोई मोटरसाइकिल पे आ रहा है और पीछे वो कारों में उसके जो सिक्योरिटी वाले आ रहे हैं, है ना। एक कोई जो शताब्दी में आ रहा है, उसके पीछे जो कारें जो चल रही हैं जो उसको जो दिल्ली में रिसीव करेंगी, है ना। तो ये तो एक तमाशा जैसा हो गया। तो उस पर तो कोई आस्था लोगों की बनेगी नहीं। तो हमें तो देखना है कि आस्था कैसे हो, जिससे कि सचमुच में, क्योंकि हमें तो बचत करनी है। हमारी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सोना भी कम खरीदना चाहिए, जो लग्जरी कंजम्पशन है उसको भी करना चाहिए। वो ऑस्टेरिटी है, हमको जनरल अपील नहीं करनी है।
और दूसरी बात ये कि हमारे देश में जो काले धन की अर्थव्यवस्था है वो बहुत तेज है। इसी पे मैं आने वाला था। करप्शन बहुत ज्यादा है कि क्या ब्लैक इकोनॉमी इस वक्त में क्या और ज्यादा समस्या पैदा कर देगी, जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी जिस दौर से गुजर रही है? हो ही गया है। ब्लैक मार्केटिंग तो काली अर्थव्यवस्था है। तो फर्टिलाइजर की शॉर्टेज है तो सुना फर्टिलाइजर में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। जो ट्रेडर्स हैं जो गैस सप्लाई करते हैं वो गैस नहीं सप्लाई कर रहे हैं राइट प्राइस पे, वो उसका जो प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना 100 रुपये किलो का जो छोटा सिलेंडर भरते थे वो 400-500 में जा रहा है। ऑफिशियल रेट तो नहीं बढ़ा उसका, तो इसका मतलब काला बाजारी हो रही है और चीज़ों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। जो ट्रेडर्स हैं वो तो एक मतलब पब्लिक में ही हो गया कि भाई इन्फ्लेशन हो रहा है ना, तो फिर वो अपना जो दाम वहाँ पे MRP से ज़्यादा चार्ज कर लेंगे, जी नहीं जी पे हो गया, बढ़ गया। तो हमें ट्रेड पे कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेड पे अगर कंट्रोल नहीं किया तो हमारी ब्लैक मार्केटिंग बढ़ती रहेगी। पर मैं तो एक जनरल में कह रहा हूँ कि हमारे देश में काले धन की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ है और वो रुक नहीं रही है। और उसमें जो पॉलिटिशियन है वही इन्वॉल्व है और जो करप्ट बिजनेसमैन है वो इन्वॉल्व है और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी और पुलिस वगैरह है वो इन्वॉल्व है, हफ्ता वगैरह कलेक्ट करते पुलिस वगैरह, है ना। तो इसलिए जो काले धन की अर्थव्यवस्था चलती रहेगी तो वहीं तो ज़्यादा आमदनी है, उसी में तो जो आपको ऑस्टेरिटी लानी है, पर लेकिन उससे लोग पैसा बाहर निकाल लेते हैं फ्लाइट ऑफ कैपिटल के जरिए, तो फिर फॉरेन एक्सचेंज आपका कम पड़ जाता है ना। तो काला धन अगर नहीं रुका तो आपकी ऑस्टेरिटी भी नहीं होगी और आपका जो फॉरेन का रिजर्व है वो भी नहीं कम होगा, जो गोल्ड की डिमांड है वो भी नहीं कम होगी, है ना। ये सभी तो लोग करते हैं। तो काले धन की अर्थव्यवस्था पे रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। और वो आप कैसे करेंगे? जब तक कि पॉलिटिकल करप्शन नहीं रुकता तब तक वो आप जो अलाउ करते रहेंगे, है ना। तो जो भी सत्ता पार्टी होती है वो तो उसमें इन्वॉल्व होती है, पैसा बनाती है, तो सत्ता पार्टी को जो इसमें वो करना पड़ेगा पहल। और अगर लोग जो बिजनेसमैन हैं वो बोल रहे हैं जी करप्शन बहुत बढ़ गया है, तो वो तो तभी रोकेंगे जब उनसे जो डिमांड नहीं होगी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, और पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको कॉन्फिडेंस में लेंगे कि भाई ये सब हमको नहीं करना है, हमें तो सही चीज़ों को करना है। तो एक पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट करने की ज़रूरत है ऑपोजिशन में और रूलिंग पार्टी में, और जो हमारा जो 5% का जो समृद्ध समाज है उसके साथ कंसेंसस की भाई देश की जो परेशानी है उससे अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी और इसलिए हमको सबको मिल के इससे डील करना है। क्योंकि अगर कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल भी जाता है, लगता अभी नहीं लग रहा, अभी तो लग रहा है कि झगड़ा और बढ़ रहा है। जैसे ट्रंप ने फिर कहा कि मैं तो बॉम्बिंग कर दूंगा और ईरान नहीं, और ईरान कह रहा है हमें तो सॉवरेनिटी बचानी है। तो अगर कल भी आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलता है तो भी, क्योंकि बॉम्बिंग इतनी हुई है पश्चिम एशिया के देशों में, इराक में, कुवैत में, UAE में, सऊदी अरेबिया में, है ना, ओमान में, सब जगह, तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज हुआ है ना उससे आपका रेस्टोरेशन नहीं होगा 4-5 महीने के लिए। उनको सब ठीक ठाक करना पड़ेगा आपको, है ना, तब जाके जो रेस्टोरेशन होगा। तो मतलब कि आपकी एनर्जी शॉर्टेज अगर कल भी हो जाता है तो आपके 3-4 महीने कहीं नहीं गए, परेशानी बनी रहेगी आपकी, है ना, कम आएगा आपके पास एनर्जी, है ना। और फिर अगर ये चलता रहा 3-4 महीने और नहीं जो समझौता होता तो यानी कि 7-8-9 महीने और नहीं होगा आपका जो रेजोल्यूशन। तो इसलिए हमें तो प्लानिंग लॉन्ग टर्म की करनी है ना कि शॉर्ट टर्म की। तो इसलिए हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए कि हमको सबको एक साझा तौर पे जो हमारा संघर्ष क्षेत्र है, जो हमारे वेल ऑफ सेगमेंट है, उनको साझा करना पड़ेगा, उनको एक कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि ये समस्या है। अभी तो सरकार मुझे नहीं लगता कि वो सही आंकड़े दे रही है कि हमारे पास कितना स्टॉक है, क्योंकि अगर मार्च अप्रैल में कम आया है ना, और आप जब 35% एक्सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे देश में आप सप्लाई पूरी कर रहे हैं, तो यानी कि आपके स्टॉक्स ख़त्म हो रहे होंगे, है ना। वो अभी भी बोल रहे हैं कि जी 9.5 दिन का स्टॉक है स्ट्रेटेजिक रिजर्व का, और वो अभी बोल रहे हैं कि फैक्ट्री के रिफाइनरीज के पास काफ़ी है। पर कैसे काफ़ी है? अगर आप एक्सपोर्ट भी करे जा रहे हैं, आपका बाहर से माल भी कम आ रहा है, तो कहाँ से? अब मतलब कि देखिए राहत होती है कि एक जहाज़ आ गया, है ना। पहले तो आप नहीं गिनते थे कि कौन सा जहाज़ आया, पहले तो रोज़ 10 जहाज़ आते थे। अब अगर आप एक एक जहाज़ को गिन रहे हैं तो मतलब कि परेशानी है। और दुनिया में क्योंकि कमी है इसीलिए जब बढ़े हुए दाम हैं, अगर कमी ख़त्म हो गई होती तो दाम नॉर्मल हो जाते, है ना। वो अभी भी 50%, मतलब जो $70 का ब्रेंट था वो अभी भी करीब 100 का है, तो यानी 50% तो वो बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब है दुनिया में शॉर्टेज है। जब दुनिया में शॉर्टेज है तो हमें भी कम मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई हमको पूरा मिलता रहेगा, बाकी दुनिया में और परेशानी हो जाएगी। ये बात ठीक है कि हमने रूस का जो हाई सीज पे कुछ ले लिया, कुछ ईरान का भी हाई सीज पे ले लिया था, है ना, पर शॉर्टेज तो शॉर्टेज है। तो शॉर्टेज हमारे लिए भी है।
तो इसलिए हमें तो ये देख के चलना है कि कैसे इस स्थिति में एक देश की समस्या को हम डील करें, है ना। ब्लैक मार्केट इकॉनमी पे थोड़ी सी और बात करना चाहूँगा मैं कि कितनी बड़ी इकॉनमी होगी ये ब्लैक मार्केट की हिंदुस्तान की? मेरे अनुमान से, जो मैंने लास्ट में अनुमान लगाया था 2012-13 तक का, वो 2016 में नवंबर में मेरा EPW में आर्टिकल आया था, तो मैंने कहा था ये 62% हो गया GDP का। भारत की GDP का 62% ब्लैक इकॉनमी है ना। तो ये बहुत बड़ा नंबर, यानी कि अभी अगर आपकी 300 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की अर्थव्यवस्था है, तो यानी कि इस समय अगर आप उसका 62% देखें तो करीब 200 लाख करोड़ की करीब होगी, है ना। और इससे कितना नुकसान, मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ कि एक तो हम ये बोलते रहते हैं करप्शन है, बहुत नॉर्मलाइज शब्द हो गया है ना। हम ये समझते हैं कि हाँ भाई हर चीज़ में करप्शन है, हर सरकारी तंत्र में आप जाएँ तो आपका काम करप्शन से आसानी से हो रहा है और हर जगह हो रहा है। लेकिन अगर इसको इकोनॉमी के डैमेज पर हम समझना चाहें तो क्या आप आसान भाषा में बता सकते हैं कि ये हमारी इकोनॉमी को किस तरह से और हमारी जेब को किस तरह से इम्पैक्ट करता है ये करप्शन? देखिए, ऐसा है कि हमें करप्शन में और ब्लैक इकॉनमी में फ़र्क समझना पड़ेगा, है ना। करप्शन का मतलब है कि कोई क्विड प्रो को है, मैंने आपके लिए कुछ किया और आपने मुझे कुछ दिया, कैश में दिया, काइंड में दिया, है ना। तो वो एक क्विड प्रो को, पर लेकिन इसका जो काले धन की अर्थव्यवस्था है वो इससे आगे है। जैसे एक डॉक्टर है, अगर वो 50 पेशेंट को रोज़ देख रहा है ना, और 20 का वो बता रहा है, 30 का नहीं बता रहा, तो जो 30 का नहीं बता रहा वो तो ब्लैक इकॉनमी हो गई, काली कमाई हो गई, है ना। उसको कोई ब्राइब नहीं कर रहा कि भाई आप ये करो, है ना। उसका कोई क्विड प्रो को नहीं है। उसी तरह अगर कोई टीचर है, वो ट्यूशन कर रहा है, वो उसको कोई ब्राइब नहीं कर रहा कि आप ये करो, है ना। तो इसको जो ब्लैक इकॉनमी है वो करप्शन से बड़ी है। करप्शन तो एक ही एस्पेक्ट है ब्लैक इकॉनमी, छोटा सा हिस्सा है उसका, एक हिस्सा है ना। छोटा भी नहीं, पर हाँ एक हिस्सा है ना। तो इसलिए हमें तो ब्लैक इकॉनमी को समझना पड़ेगा कि इसमें अंडर इन्वॉइसिंग, ओवर इन्वॉइसिंग होती है। जैसे ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर का नहीं है ना, ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में भी है ना ब्लैक इकॉनमी। बल्कि एक कोवेल साहब की किताब है, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से प्रोफेसर थे, उन्होंने 1990 में किताब लिखी कि काले धन की अर्थव्यवस्था जो होती है वो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को मिला के बनती है। अच्छा। अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा तो वो ब्लैक इकॉनमी भी नहीं होगी, उन्होंने कहा। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ये गड़बड़ी करता है, जिसको अंडर इन्वॉइसिंग, ओवर इन्वॉइसिंग बोलते हैं। तो अंडर इन्वॉइसिंग क्या हुआ कि आपने 50 पेशेंट की जगह 30 को डिक्लेयर किया या 20 को डिक्लेयर किया, तो अंडर इन्वॉइस कर दिया। आपका जो खर्चा है ना, खर्चा अगर आप जो कोई कपड़ा बना रहे हैं, आपने 1 करोड़ का जो कॉटन खरीदा और आपने दिखा दिया 1.5 करोड़, तो ओवर इन्वॉइस कर दिया आपने, है ना। तो अंडर इन्वॉइसिंग और ओवर इन्वॉइसिंग, अंडर इन्वॉइसिंग ऑफ रेवेन्यू एंड ओवर इन्वॉइसिंग ऑफ कॉस्ट। मतलब जैसे कि सत्यम के केस में उन्होंने दिखा दिया कि उनके 52,000 एम्प्लॉई हैं, जबकि उनके पास 41,000 थे, तो 11,000 एम्प्लॉयज़ की जगह उन्होंने तनख्वाह निकाल ली, तो ओवर इन्वॉइसिंग कर दिया कॉस्ट का, है ना। तो हर तरह से, जैसे कि टैक्स बचा सकें, मतलब कि अगर आपका प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम होगा, तो प्रॉफिट कम दिखाने के लिए आप रेवेन्यू कम दिखा सकते हैं और कॉस्ट ज़्यादा दिखा सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट तो प्रॉफिट है। तो रेवेन्यू को कम दिखा दीजिए और कॉस्ट को ज़्यादा दिखा दीजिए। तो जैसे कि अगर कोई छोटा व्यापारी है या छोटा बिजनेस है, वो क्या करेगा, अपने सारे खर्चे ना घर के वो जो कंपनी में डाल देगा। वो अपने जो नौकर होगा उसको पियन दिखा देगा कंपनी में, अपने फ़ोन को कंपनी का फ़ोन दिखा देगा, अपने घर को जो कंपनी का वो दिखा देगा, वो अपने परिवार को 5 स्टार होटल ले जाएगा तो कंपनी का एंटरटेनमेंट एक्सपेंस दिखा देगा, परिवार को गोवा जो छुट्टी पे ले जाएगा तो जो उसको जो कंपनी का ट्रैवल एक्सपेंस दिखा देगा। तो सारे जो एक्सपेंस को ओवर कर देते हैं, है ना। तो ये अंडर इन्वॉइसिंग, ओवर इन्वॉइसिंग होती है, जिसके ज़रिए से काले धन की कमाई होती है, काली कमाई होती है ना। तो ये वाइड स्प्रेड है हमारी अर्थव्यवस्था में, है ना। ये मतलब बड़ा बिजनेस, छोटा बिजनेस सभी करते हैं, सरकार में है, सरकार में ब्राइब करा के ये सब होता है कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसे लेना है वगैरह वगैरह, है ना। हर चीज़ में आपको मिलेगा। अभी देखिए ना, जैसे नीट का एग्ज़ाम का चक्कर हो, तो वो भी तो काली कमाई है ना, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया, उसमें खूब पैसा बनाया, है ना, लोगों की जब परेशानी हो गई। लेकिन शिक्षा में देखिए कितना करप्शन तरह तरह का है, फेक डिग्रीज, व्यापम, मतलब कि लोगों को डिग्री मिल जाती है। वो कैसे डिस्कवर हुआ? वो डिस्कवर हुआ एक व्यक्ति की माँ की मृत्यु हो गई, तो उसने पाया कि वो डॉक्टर की तो डिग्री फेक है, तो तब से उसने मुहिम छेड़ी,
तो पता लगा कि ये तो बहुत सारे लोगों की जो फेक डिग्री है, इंजीनियर की डिग्री, डॉक्टर की डिग्री। तो यानी कि पहले तो आप जब अगर ट्रेन में जा रहे हैं किसी पुल के ऊपर, है ना, तो आप जब सो रहे हैं कि भाई जब पुल तो ठीक होगा, लेकिन जब से पता लगे इंजीनियर की डिग्री फेक है तो पता नहीं पुल भी ठीक है या नहीं। कितने पुल गिर जाते हैं देश में, है ना, बिहार में कितने पुल तो गायब हो गए, है ना। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितना करप्शन है ना, बनते बनते पुल गिर जा रहे हैं जगह जगह पे, है ना। तो ये करप्शन की वजह से आपका एजुकेशन है, हेल्थ है, आपका सर्विसेज हैं, है ना, मतलब आपकी प्रॉपर्टी जो है उसमें लोग सही टैक्स नहीं देते हैं, है ना, वेल्थ टैक्स छुपाते हैं, है ना। वेल्थ टैक्स तो अब ख़त्म कर दिया, पर जब वो सही वेल्थ नहीं दिखाएंगे, है ना, हर चीज़ में आपको देखेंगे तो परेशानी है। तो इसकी वजह से आपका शिक्षा सही नहीं होती, स्वास्थ्य सही नहीं होता, है ना, क्योंकि डॉक्टर मतलब वो टेस्ट रेकमेंड करेंगे जिनकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो ये बताता हूँ कि मेरी पत्नी जो एक फेमस जर्नलिस्ट हैं, उनका एक दफ़े एक्सीडेंट हुआ 2001 में, है ना। वो लगता है इंडियन एक्सप्रेस से निकली और नींद आ गई और उन्होंने पीछे अपनी कार को जो DTC की बस के पीछे टक्कर मार दी, हाँ। और उस समय बहुत कम मोबाइल थे, पर किसी ने मुझे फ़ोन कर दिया तो मैं तुरंत भागा गया वहाँ पे सीताराम भारतीया, वहाँ पे ले गए थे। तो मैंने देखा कुछ चोट वोट नहीं आई थी कुछ, है ना, पर डॉक्टर ने तब तक 15 टेस्ट और टू बी केप्ट फॉर ऑब्जर्वेशन ये सब लिख दिया। तो मुझे लगा ये बेवकूफ़ बना रहा है। तो मैंने फिर उसमें उसको डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब देखिए, शी द पॉलिटिकल एडिटर ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, आपके बगल वाली बिल्डिंग है इंडियन एक्सप्रेस, उस समय इंडियन एक्सप्रेस सीताराम भारतीया के बगल में था। जैसे मैंने बोला उसने लिखना बंद कर दिया। फिर मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब ये टेस्टों की ज़रूरत है क्या? हाँ नहीं सारे काट दिए। फिर मैंने कहा मैं तो JNU में हूँ, है ना, मैं तो इनको ला से, हाँ आप घर ले जाइए, नो नीड फॉर ऑब्जर्वेशन। तो ये तो 2001 की बात बता रहा हूँ, है ना। आप समझ सकते हैं कि आज हॉस्पिटल्स वगैरह में, डॉक्टर्स में किस तरह की एथिक है। टीचर्स में, टीचर ठीक से पढ़ाएगा नहीं तो ट्यूशन पे बच्चे को आना पड़ेगा। अब आप ये देखिए बच्चे पे क्या असर है, बच्चे को क्लास में समझ नहीं आएगा क्योंकि पढ़ाई ठीक नहीं है। ही विल बी पुट ऑफ फ्रॉम एजुकेशन, वो कहेगा ये बेकार है ना, जब समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ट्यूशन तो उसका 1 घंटा क्लास में वेस्ट हुआ। फिर वो घर जाएगा तो पेरेंट्स कहेंगे बेटा अच्छे कॉलेज में जाना है तो 90% तो आने चाहिए, तो ट्यूशन करो, है ना। या फिर लोग जो कोटा जाते हैं, है ना, तो ट्यूशन पे भी वो रट्टा लगा देते हैं, वो कोई समझ नहीं आती है। तो हमारी एजुकेशन बेकार हो रही है, पैसा भी खर्च हो रहा है और बच्चों को समझ नहीं आ रहा, उनका इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा। इसीलिए हमारे हायर एजुकेशन कमज़ोर पड़ जाती है, इसीलिए हम R&D में बहुत कमज़ोर हैं। पैसा ही नहीं लगा रहे R&D में, तो बहुत ही पैसा भी नहीं लगा रहे, और जो लगा भी रहे हैं तो एक इतना फ्यूडल माइंडसेट है हमारा, है ना, कि हम उसको R&D का एनवायरनमेंट नहीं डेवलप करते। तो दोहरी मार है ना R&D में, और शिक्षा में मार है। अगर आपके जो बच्चों को सही समझ नहीं होगा तो कैसे हायर एजुकेशन करेंगे अच्छी। वो सिर्फ रट के जो होता है ना, लर्निंग बाय रोट, उससे आपकी समझ नहीं डेवलप होती है ना, उससे आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते चीज़ों को। इसीलिए जब अगर किसी इम्तहान में आप जो बोल दें कि भाई ये थ्योरी अप्लाई करनी है, तो लोग कहते हैं तो आउट ऑफ कोर्स है, जो आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ाई वही आप करो। वो उन्होंने ब्लैक बोर्ड से नोट किया, उसी को रट्टा मार के उसी को रिप्रोड्यूस कर दिया। अगर उसको आपने अप्लाई करने को कहा, उन्होंने कभी अप्लाई किया ही नहीं, क्लास में कभी टीचर ने नहीं अप्लाई किया। तो इसलिए हमारी शिक्षा पे भी असर पड़ता है। तो इसलिए काले धन की अर्थव्यवस्था से हर चीज़ पे असर है हमारे, है ना। किस तरह का उत्पादन है, क्या वो हमारी क्वालिटी सही है। क्वालिटी अक्सर सही नहीं होती क्योंकि हम हर चीज़ में 19-20 कर देते हैं, इतना हो गया बस ठीक है, काम चल जाए, काम चलाओ, है ना। तो अगर जैसे ये जो आप बोल रहे हैं कि काले धन की अर्थव्यवस्था हमारी GDP की 60% से 62% जब 2012 की मैं बता 2012 की, अब जब जैसे हालात हैं उसमें बढ़ी होगी ये, अगर वो GDP में ऐड हो जाए हमारी, तो कितना बदलाव आ सकता है? नहीं, तो वो तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो काली जमा सफ़ेद मिला के है ना। अच्छा, है ना, क्योंकि काली ऊपर है और उसके साथ सफ़ेद है, तो GDP में वो काउंट होती है? नहीं होती ना। काली अर्थव्यवस्था काउंट, वो भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। कुछ काउंट होती है, कुछ नहीं काउंट होती, और कुछ वाइट की काउंट नहीं होती। जो वाइट की हमारी असंगठित क्षेत्र की है वो काउंट नहीं होती। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसलिए मैं जा नहीं रहा टेक्निकलिटी में कि व्हाट इज अकाउंटेड एंड व्हाट इज अनअकाउंटेड, है ना। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज ब्लैक एंड व्हाट इज वाइट, है ना। तो इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा, पर ये मोटा मोटा ये है कि जो काली अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादातर नहीं काउंट होती है ना हमारे उसमें। तो हमारा GDP ज़्यादा है, लेकिन हमारा जो असंगठित क्षेत्र है उसको हम सही नहीं काउंट करते, क्योंकि असंगठित क्षेत्र इतना बड़ा है कि उसको आप हर क्वार्टर में नहीं काउंट कर सकते। तो आप सिर्फ संगठित क्षेत्र को काउंट करते हैं और उसका भी एक छोटा हिस्सा, और उसी के आधार पे आप अपना GDP बता देते हैं।
तो इसलिए मेरा ये मानना है कि 2016-17 से कम हमारी अर्थव्यवस्था सिर्फ 2-2.5% बढ़ रही है, ना कि 6.5%। बट सरकारी आंकड़े तो सब बता रहे वही हैं क्योंकि 8%, 7%। क्योंकि वो जो काउंट करते हैं ना, वो क्वार्टरली जो डेटा आता है उसमें आपके 300-400 कंपनियों का डेटा आता है, कुछ और डेटा आता है, पूरा संग्रहित क्षेत्र का भी डेटा नहीं होता। और असंग्रहित क्षेत्र के डेटा को मान लेते हैं कि जैसे संग्रहित क्षेत्र चल रहा है वैसे ही असंग्रहित क्षेत्र चल रहा है। तो कम से कम नोटबंदी के समय से तो असंग्रहित क्षेत्र गिरावट पे है, तो एक गिरते सेक्टर को आप मान लेते हैं कि बढ़ता हुआ सेक्टर है। तो अगर आप इंडिपेंडेंटली मेजर करके असंग्रहित क्षेत्र को वो करें तो फिर आपका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो कम हो जाएगा, क्योंकि 55% है हमारा संग्रहित क्षेत्र। उसकी अगर हम मान भी लें कि उसका डेटा सरकार का सही है कि वो 7% बढ़ रहा है, तो मतलब कि वो 3.75% वहाँ से आया। पर असंगठित क्षेत्र जो नॉन एग्रीकल्चर है वो 30% है। वो अगर गिर रहा है 5% भी, तो 1.5% कम हो गया, तो 3.75 माइनस 1.5 तो बचा 2.25%, है ना। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारा जो डेटा है वो सही नहीं है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है नोटबंदी। नोटबंदी में सबने देखा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में उत्पादन सही नहीं हुआ, मार्केट खाली, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह, है ना। और हमारे ऑफिशियल डेटा दिखाता है कि 8% ग्रोथ हुई उस समय, जबकि एक्चुअल में जो मैंने अपनी किताब, जो डिमोनेटाइजेशन वाली किताब है, उसमें मैंने दिखाया कि -2% ग्रोथ हो गई थी। आपके खेती में भी उत्पादन हुआ लेकिन वो मार्केट नहीं आ पाया। मैंने तो आज़ादपुर मंडी का डेटा दिया कि जितना सब्जी फल आता था उसका आधा भी नहीं आ रहा था, और वो खेतों में सड़ जा रहा था। तो उसको हम मान लेते हैं कि कृषि में भी ग्रोथ हो गई, है ना। आपके फ्लावर्स नहीं आए मार्केट में, वो सड़ गए वहाँ पे, है ना। लोगों ने शिमला मिर्च जमीन पे फेंकी, ये मतलब एनडीटीवी की रिपोर्ट उस समय जो आती थी, दूध जमीन पे भेजा, टमाटर फेंका कि जब बिकी नहीं, गोभी को सड़ जाने दिया कि जितना काटने में उनको जो कॉस्ट लगेगा और ट्रांसपोर्ट में उससे तो कम उनको जो मार्केट में मिलेगा, तो सड़ जाने दो। तो इसलिए कृषि भी जो आपका जो सही नहीं काम कर पाया, और हम कहते हैं कृषि की बहुत अच्छी ग्रोथ हुई थी डिमोनेटाइजेशन के साल में, है ना। तो हमारा आंकड़ा ये दिखाता है कि जो 8% की ग्रोथ थी वो एक्चुअल में -2% थी। तो इसका मतलब है कि हमारा डेटा बहुत गड़बड़ है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अभी हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं हो पाए थे, हम अभी 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थे। बिल्कुल, इसी पे मैं आ रहा था कि अभी तो पिछले साल ही हमने सेलिब्रेट किया है इस चीज़ को खूब अच्छे से कि भाई हम 4th लार्जेस्ट इकॉनमी हो गए। अभी बहरहाल 6ठे पे पहुंच गए। वो तो इसलिए क्योंकि अब डिवैल्यूएशन हो गया रुपये का अगेंस्ट द डॉलर, तो इसलिए हम कमज़ोर हैं, तो इसलिए हमारा जीडीपी कम हो गया डॉलर के टर्म में। औरों का जीडीपी उतना कम नहीं हुआ क्योंकि हमारे जो रुपया सबसे ज़्यादा गिरा है ना, तो इसलिए हम स्लिप कर गए। पर एक्चुअली हम और ज़्यादा स्लिप कर गए क्योंकि हमारी ग्रोथ तो सिर्फ 2% ही थी। हम तो वैसे ही 7वीं पे थे, अब हो सकता है कि हम और ज़्यादा गिर गए हों, हो सकता है हम 8वीं 9वीं जगह पहुंच गए हों, है ना। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारा जीडीपी का डेटा सही नहीं है। हम सिर्फ संग्रहित क्षेत्र के डेटा के आधार पे अपनी अर्थव्यवस्था को मेजर करते हैं, जो सही नहीं है। तो इसलिए हमारा डेटा भी गलत है। और ये डेटा गलत होने से होता क्या है कि हम कहते हैं कि नहीं अर्थव्यवस्था तो बहुत अच्छी चल रही है, तो इसमें कोई स्पेशल प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है, पॉलिसी नहीं बन पाई, पॉलिसी नहीं बनाए कोई स्पेशल। तो इसलिए इसका मतलब है, जो मैं बार बार लिखा है पिछले 5 साल में, कि हमने अपने असंगठित क्षेत्र को डेटा में अदृश्य कर दिया है, और इसलिए पॉलिसी में भी उसको नहीं लाते। तो गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। तो गरीब और गरीब ना भी हो तो वहीं पे, क्योंकि आप उसको 5 किलो अनाज दे रहे हैं पर वो आगे नहीं जा पा रहा। उसकी स्थिति, अगर वो 5 किलो आप नहीं दें तो उसकी स्थिति और बिगड़ जाएगी। तो क्योंकि 5 किलो दे रहे हैं तो उसके मतलब कैसे खाने पीने का कुछ हो रहा है ना, पर वो आगे नहीं जा पा रहा। और जो सारा का सारा जो गेन है वो सारा संग्रहित क्षेत्र में है, और वो भी कैपिटल का है। तो बिलियनर्स की संख्या बढ़ रही है ना। तो गैर बराबरी बढ़ेगी तो फिर आपका डिमांड कम होगी। जब डिमांड कम होगी तो आपकी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलेगी, है ना। आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, है ना। आपका जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बाहर जा रहा है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर इसलिए भी जा रहा है क्योंकि अमेरिका में जो मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है। वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी कंपनियाँ साथ ना, वो खूब अच्छा कर रही हैं AI वगैरह की वजह से, है ना। तो इसलिए वहाँ पे रिटर्न अच्छा है, तो यहाँ से जब पैसा वहाँ जा रहा है। तो कई कारण हैं जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर, पर हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा, वो डिमांड की वजह से है। तो हमें डिमांड बढ़ानी है। और अगर आप ये देखें, हमें फॉरेन मार्केट की कौन सी इतनी ज़रूरत है। हमारे जो असंगठित क्षेत्र है, क्या उसके पास कपड़े पूरे हैं, क्या उसके पास जूते पूरे हैं, क्या उसके पास जो वाइट गुड्स पूरे हैं। आप उसकी परचेजिंग पावर बढ़ाइए, देखिए आपकी डिमांड कितनी बढ़ जाएगी। आपको फॉरेन मार्केट की डिमांड की इतनी क्या ज़रूरत है ना। पर क्या है कि जो असंगठित क्षेत्र है
उसको फॉरेन मार्केट की ज़रूरत है, क्योंकि वो लग्जरी लाइफस्टाइल लीड करना चाहता है जो यूरोपियन और एक अमेरिकन करना चाहता है, जिसके पास पैसे हैं। जिसके पास पैसे हैं। तो 5% जो है वो जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट से यूरोपियन लाइफस्टाइल और अमेरिकन लाइफस्टाइल पे जीना चाहता है, उसके लिए हम ये सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। जबकि हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, हम मतलब थोड़ा बहुत इंपोर्ट करेंगे ये सब चीज़ें, लेकिन अभी तो हमें जो आम आदमी जो 94% असंगठित क्षेत्र का, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है। उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा देंगे तो अपने आप बहुत डिमांड हो जाएगी। अभी तो कपड़ा आपको और बेचना है, असंगठित क्षेत्र जब आप पैसे दीजिए वो खरीदेगा, और आपको जूते और बेचने हैं वो खरीदेगा, आपको जब टोस्टर बेचने हैं तो वो खरीदेगा, उसके पास आमदनी होगी, फ्रिज खरीदना है तो वो करेगा। और सबसे बड़ी समस्या हमारी क्या है आज अर्थव्यवस्था में, हम R&D में बहुत कमज़ोर हैं। अगर दुनिया में compete करना है तो बिना टेक्नोलॉजी के आप compete नहीं कर सकते, है ना। तो हम R&D में पिट गए हैं। मतलब चीन से हमारा $102 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, बताइए, है ना। जबकि हम उसको दुश्मन देश मानते हैं, पर उसको $102 बिलियन की मदद कर रहे हैं। और वो हमें हाई टेक्नोलॉजी आइटम भी देता है, लो टेक्नोलॉजी आइटम भी देता है। पतंग का मांझा भी वहाँ से आता है, गणेश की मूर्ति भी आती है, दिवाली की लाइट भी आती है, पिचकारी भी आती है, जो हम क्यों नहीं बना पाते। और हम उसको अपना दुश्मन बोल रहे हैं, उसको दुश्मन हम मानते हैं, है ना। हालांकि अभी तो लगता है कि कुछ हम उसको इतना दुश्मन नहीं, पर वो हमारी टेरिटरी में तो है ही कहीं ना कहीं, है ना। बहुत सारे लोग, क्योंकि आपने ट्रेड डेफिसिट की बात की है, कुछ लोग एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट का एक बड़ा कारण ये है कि हमें रखना भी चाहते हैं ताकि हम पर किसी तरीके का हमला या किसी तरीके से वो हमें दुश्मन अपना कम माने, क्योंकि हम उसके लिए इतनी बड़ी मार्केट है। इसके पीछे आपको कुछ वजन लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब $88 बिलियन का था आज से 3 साल पहले, तो घुस आया था, उसने हमला तो किया ही, है ना। तो वो उसके लिए नहीं, वो तो हमारी परेशानी है ना, हम नहीं compete कर पा रहे उनसे। वो हाई टेक्नोलॉजी में हमें फैक्ट्रीज़ की मशीनरी दे रहे हैं, वो हमें ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दे रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स के लिए API दे रहे हैं, और हमसे बहुत सस्ता। 2002-2003 में हम जो APIs में 85% सेल्फ सफिशिएंट थे, आज हम 85% इंपोर्ट कर रहे हैं। हमने अपनी सेल्फ सफिशिएंसी छोड़ दी, है ना। तो मतलब ये तो हमारी एक तरह से लाचारी है कि वो हमें अगर सस्ता एक्सपोर्ट करना है तो वहाँ से इंपोर्ट लेना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी पे खर्च नहीं किया। और टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए आपको जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें एक कल्चर ऑफ फ्री थिंकिंग करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो मतलब एंटी नेशनल हो गया। बड़ा फ्यूडल एटीट्यूड है हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूशंस में, स्कूलों में, कि अथॉरिटी चलती है ना, कि अगर ऊपर से कहा तो वही होगा। जबकि R&D के लिए आपका एक्सपेरिमेंट में फेलियर भी होता है, बिना फेलियर का सक्सेस नहीं आता है। क्योंकि कोई नई चीज़ करने के लिए फेलियर तो होगा, क्योंकि एक बार में चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती है, पर हमारे यहाँ फेलियर नहीं एक्सेप्ट किया जाता, है ना। और ऊपर से ऑर्डर आ जाता है, तो जो खुली छूट मिलनी चाहिए यंग लोगों को अपने नए आइडियाज़ को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो नहीं मिलती है। दबाव में काम करते हैं, है ना। तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग, एक तो शिक्षा बहुत अच्छी नहीं है हमारी। जो भी थोड़े अच्छे होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, जो बचते हैं उनकी शिक्षा भी अच्छी नहीं है, फिर उनको छूट भी नहीं मिलती है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर होता है कि भाई इस तरह की रिसर्च करो, इसमें ये करो, है ना। और पुरानी घिसी पिटी रिसर्च करते हैं, नई चीज़ों की तरफ जो है सोच भी बहुत कम है। तो इसलिए R&D का एनवायरनमेंट भी नहीं है, R&D पे खर्चा भी नहीं है। तो दोनों चीज़ें मिलके हम R&D में बहुत पीछे रह गए हैं। और दुनिया में अगर आज हमें वर्ल्ड में compete करना है तो चाइना से, रूस से, अमेरिका से, तीनों से हम दब जाते हैं। क्योंकि रूस से बहुत हमारे हथियार आए हुए हैं, है ना, चाहे सुखोई हो, चाहे ब्रह्मोस हो, चाहे जो S-400 जो मिसाइल हो, है ना। चीन से हमें चीज़ें मिल रही हैं, अमेरिका से हम ले रहे हैं, है ना। तो हम तीनों से दब जाते हैं। तो अमेरिका अगर हमें दबाता है कि आप रूस से ट्रेड मत करो, तो वो भी हमें मानना पड़ता है ना। तो रूस को हम छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि फिर ये जो हमारे S-400 मिसाइल वगैरह नहीं आएंगे, जिनका भी हमने इस्तेमाल किया था। तो इसलिए हम तीनों तरफ से दब जाते हैं। तो ये हमारी कमज़ोरी है। जब तक टेक्नोलॉजी नहीं होगी तब तक हम दुनिया में खड़े नहीं हो पाए। अब चीन के पास है, अमेरिका ने कहा हम टैरिफ लगाएंगे, उन्होंने कहा लगाओ, है ना। उन्होंने 145 कर दिया, इन्होंने भी 125% कर दिया, फिर समझौता होकर कम आया। और चीन ने बार बार भारत को कहा कि देखो अगर तुम दबोगे तो ये और दबाएंगे तुम्हें। तो पर हमारी वो हिम्मत नहीं होती, क्योंकि हम अमेरिका पे अब बहुत ज़्यादा निर्भर होते चले जा रहे हैं, वेस्ट पे, पर वो लोग टेक्नोलॉजी नहीं देते। और ये तो अभी जो
आए थे जो ORF की मीटिंग में कोई 3-4 महीने पहले, जो वहाँ पे जो डिप्टी सेक्रेटरी है कोई आए थे, जो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है ना, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जिसको बोलते हैं, तो नहीं रूबियो नहीं, डेप्टी मतलब वो कोई नीचे उनसे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो हमने चीन के साथ गलती की, हमने उनको डेवलप होने दिया, हम भारत के साथ ये गलती नहीं करेंगे, नहीं तो भारत भी एक दिन कहीं इस तरह ना बन जाए। तो वो हमें टेक्नोलॉजी नहीं देने वाले, है ना। बहुत अगर बयान चर्चा हुई थी इसकी। अगर आप ये देखें तो हमारा जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसमें हम ये 404 इंजन इस्तेमाल करते हैं, G404 है ना, वो 1980s की टेक्नोलॉजी है, बहुत पुरानी है। हम चाहते हैं G414 है ना, 414 पे समझौता नहीं हो पा रहा क्योंकि वो टेक्नोलॉजी देने को शायद तैयार नहीं है ना। और G404 जो है उसके इंजन नहीं दे रहे सही, तो इसलिए हमारे वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं तैयार हो पा रहे। हमें तो चाहिए 96 या कितने, मुश्किल से 8-10 हो पाए हैं, है ना। तो फिर एयरफोर्स कह रहा है कि भाई ये तो हमारे लिए बहुत कम है, हम तो मिग को निकाल दिया है हमने, है ना, हमें तो और तेज़ी से चाहिए। तो फिर वो किसका हैल को जब वो जाता है ब्लेम कि भाई आप तो टाइम पे नहीं सप्लाई कर रहे। पर जब आपका इंजन ही सही नहीं होगा, कावेरी इंजन जो हम बना रहे थे वो जो अंडर पावर्ड है, तो जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है वो हम नहीं कॉपी कर पाते। नहीं तो हम सुखोई का इंजन तो बना ही रहे हैं कितने सालों से, और उसके पहले MiG-21 का इंजन भी जो यहाँ पे असेंबल होता था, है ना। तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके और टेक्नोलॉजी नहीं एब्जॉर्ब कर पाते। चीन ने कर लिया, चीन तो अब 5th जनरेशन क्या, वो उन्होंने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी जो अनवेल किया है। तो मतलब चीन क्योंकि टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गया, वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है दुनिया का, सारी दुनिया में। मतलब उसके पास तो आप देखें अभी ट्रंप के टैरिफ की वजह से सब लोगों का जो ट्रेड था वो जब डिस्टर्ब हुआ, लेकिन चीन का जो ट्रेड सरप्लस वो बढ़ गया, 850 बिलियन से 1 ट्रिलियन के ऊपर चला गया, क्योंकि उन्होंने मार्केट डाइवर्सिफाई। अब वो अमेरिका पे इतने निर्भर नहीं है जितना कि अब वो लैटिन अमेरिका और अफ्रीका और यूरोप और भारत और जो एशिया में कर रहा है ना। कहाँ कमी रही है हमसे, क्योंकि एक समय पर तो हम चाइना लगभग बराबर ही थे इकोनॉमी पे। प्रति व्यक्ति आय जो है ना, पर कैपिटा इनकम, उसमें 1990 में हम बराबर थे, है ना। तो आप ये देखिए चाइना का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उनके जो हायर इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज़बरदस्त डैमेज हुए थे कल्चरल रेवोल्यूशन में 1967 से 1974 के बीच में, है ना। फिर जब माओ के जाने के बाद दंग शाओपिंग आए, वो समझते थे कि बिना टेक्नोलॉजी के हमें दबा दिया जाएगा। उन्होंने ज़बरदस्त जो मतलब जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स पे वो किया। तो अब उनकी जो टॉप 10 में 3 यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, हार्वर्ड से भी ऊपर। हमारी तो 200वें स्थान पे आती हैं। तो उन्होंने ये समझ लिया चीन एज अ स्ट्रेटेजिक थिंकर कि बिना टेक्नोलॉजी के हमें दबा दिया जाएगा। तो उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके और सब करके उन्होंने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की। तो टेक्नोलॉजी तो मतलब कोई देता नहीं है, आपको सामान तो फिर भी दे रहे हैं, हाँ, बट टेक्नोलॉजी नहीं शेयर करते ना, खासकर जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, तो वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए आपको रिसर्च एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो रिसर्च एनवायरनमेंट हमारे यहाँ नहीं है। और मुझे तो ये याद आता है कि विक्रम सेठ की सूटेबल बॉय में उसने बताया कि जो हमारी लीडरशिप थी 1950s की, वो फ्यूडल थी, वो लैंडलॉर्ड क्लास से बहुत बड़े लेवल पे आई थी। हमारे एटीट्यूड बड़े फ्यूडल थे, है ना। तो इसलिए हमने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया, खासकर गरीब के बच्चों के। और इसीलिए जो हमारी एजुकेशन है स्कूलों में, खासकर गाँव में और जो उसमें, वो कमज़ोर है, भयंकर। और हम रट्टा मार के सीखते हैं, है ना। तो जो मैं फिज़िक्स छोड़ के, फिज़िक्स में मैं PhD कर रहा था, उसको छोड़ के फिर मैं इकोनॉमिक्स में आया, क्योंकि फिर मुझे समझ नहीं आया था बीच में मैं क्या करूं। तो मैंने 1 साल रूरल डेवलपमेंट का कुछ कोशिश किया। तो होशंगाबाद ज़िले में जो साइंस टीचिंग प्रोजेक्ट था उसके साथ मैं थोड़ा बहुत अटैच हुआ। तो वहाँ पे जो पलिया था, जो लैंडलॉर्ड, वो हमें कहता था कि आप बच्चों को पढ़ा दोगे तो मेरे गड़िए का काम कौन करेगा, बताइए। तो ये तो 70s की बात है, और ये आज भी है कि हमारे स्कूलों में शिक्षा सही नहीं है, खासकर गांव के स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में उसकी क्वालिटी बहुत ही खराब है, बहुत कमज़ोर है, क्योंकि बंद हो रहे हैं स्कूल, टीचर्स की कमी है। एक तो बंद हो रहे हैं, पर जो भी पढ़ाया जा रहा है वो समझ नहीं डेवलप होती बच्चों की। वो तो एक्सीडेंटली तो 50-60 हज़ार तो ऐसे निकल ही आएंगे, जो चाहे आपकी कितनी खराब शिक्षा नीति हो, वो फिर भी जो अच्छे निकल आएंगे, है ना। और वही विदेश चले जाते हैं। तो जो आपका जो यहाँ पे जो स्टूडेंट पॉपुलेशन है, उसमें वो समझ नहीं डेवलप हो रही जो होनी चाहिए, है ना। तो समझ के बिना तो आप जो कैसे रिसर्च करेंगे, है ना। बिल्कुल। तो जब आपकी नींव कच्ची रह जाएगी तो ऊपर भी और कच्चा रह जाएगा।
तो इसलिए हमारे यहाँ रिसर्च के नाम पे हम डेवलप नहीं कर पाते हैं। आप अगर देखिए सॉफ्टवेयर भी हुआ तो कौन सा मेजर सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हमने कुछ भारत में डेवलप हुआ? वहाँ से डेवलप होता है, हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं सॉफ्टवेयर वाली, वो उसको मेंटेनेंस कर देती हैं दूसरों के लिए। पर हमने तो कोई ऐसा बड़ा कोई सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप किया। और या एआई है, एआई में हम बहुत पिछड़ गए हैं आज, क्योंकि जितना अमेरिका ने लीड ले ली और चीन ने लीड ले ली, हमारा तो कुछ भी नहीं है। अमेरिका तो ट्रंप ने आते ही कहा कि $500 बिलियन, और सुनने में आ रहा है कि जो टेक्नोलॉजी कंपनियां वो तो करीब $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट कर रही हैं, है ना। हम तो 2 बिलियन नहीं कर रहे। लेकिन सर हमारे यहाँ भी बीच में बहुत ऐसा माहौल बना, चर्चा हुई कि स्टार्टअप्स बहुत आ रहे हैं, इतनी यूनिकॉर्न कंपनीज बन गई। तो क्या हम मतलब ये सब कुछ धरातल पे नजर नहीं आ रहा है, जमीन पे स्टार्टअप्स की बूम और ये सब नहीं है? नहीं, स्टार्टअप वगैरह हैं, पर लेकिन ये है ना कि स्टार्टअप वगैरह किस टेक्नोलॉजी के आधार पे आ रहे हैं ना, वो भी ज़्यादातर जो बाहर से टेक्नोलॉजी आ रही है या कोई एक पर्टिकुलर आइडिया है ना। पर टेक्नोलॉजी में जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारे स्टार्टअप भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो स्टार्टअप होना अच्छी बात है कि हमारे लोग जो इनिशिएटिव, पर कितने स्टार्टअप सर्वाइव करते हैं, कितने स्टार्टअप फेल करते हैं, है ना। ज़्यादातर स्टार्टअप फेल ही कर जाते हैं क्योंकि उनके पास कैपिटल नहीं होता, वर्किंग कैपिटल नहीं होता। अमेरिका में भी फेल कर जाते हैं बहुत सारे, लेकिन वहाँ का एक माहौल है, उस माहौल में बहुत सारे बिल्ड होते हैं, बहुत सारे आगे सक्सेसफुल हो जाते हैं, और फिर वो टेक्नोलॉजी वगैरह उनके पास होती है। वहाँ पे एक एनवायरनमेंट है टेक्नोलॉजी का, जैसे सिलिकॉन वैली है, उसमें एक एनवायरनमेंट है टेक्नोलॉजी का, वहाँ पे तरह तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। तो आज की स्थिति में जो एआई का डेवलपमेंट है वो बहुत सारा तो अमेरिका में हो रहा है, वो गाइड कर रहा है सारी दुनिया में, है ना। वो दुनिया को कैप्चर कर रहा है, ये गूगल हो गया, मेटा हो गया, ये सारे ना दुनिया को कैप्चर कर रहे हैं, है ना। तो खतरा ये है कि फिर से सेमी कॉलोनाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि वो डिक्टेट करेंगे किस प्रकार से जो नीतियाँ हों, वो डिक्टेट करेंगे किस प्रकार से हो, क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी होगी। वो चीज़ें सस्ती बना लेंगे जो हमको सस्ती बनानी चाहिए अपने वो करने के लिए। चीन भी बहुत आगे निकल गया है। चीन ने तो हालांकि वो मैंने सुना कि 50-100 बिलियन डॉलर ही खर्च कर रहा है, जबकि अमेरिका जो करीब $1 ट्रिलियन खर्च करने, पर उनका जो डीप सीक है वो तो जो एआई को भी जो उनके टक्कर दिया उसने, है ना, और एक नई टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में अगर हम पीछे रह जाएंगे तो हम जो दुनिया में कम्पीट नहीं कर पाएंगे, और ये हमारी कमज़ोरी रहेगी। और उसके पीछे हमारा जो सारा तंत्र है वो उसके पीछे कि हम जो क्यों एआई में पीछे रह गए, हम आखिरी 2 बातचीत मैं करना चाहता हूँ। एक कि जिस तरीके से रुपया लगातार 2025 में रुपया जो था वो एशिया की सबसे वीक करेंसी थी, सबसे ख़राब स्थिति में थी। आज हम देख रहे हैं कि वो 100 के आंकड़े करीब पहुंच रही। तो क्या एक तो पहली चीज़ तो इससे जुड़ी हुई है कि क्या रुपया 100 को पार कर जाएगा डॉलर के मुकाबले, और दूसरा कि क्या इससे हमारी इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर देखने को मिलने वाला है? देखिए, ऐसा है कि 100 पार करे ना करे, है ना, तो आगे निर्भर करता है कि कितना सिचुएशन पश्चिम एशिया के देशों में क्या होता है, ये सीज़ फायर आगे बढ़ती है नहीं बढ़ती है, युद्ध शुरू हो जाता है, क्या होता है ना, बहुत सारे अनसर्टेन फैक्टर्स हैं, है ना। लेकिन अर्थव्यवस्था जब कमज़ोर होती है तो उसका असर होता है। और सबको पता है कि हम 85 से 90% तो क्रूड इंपोर्ट करते हैं, 60% गैस करते हैं, तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था पे जो कमज़ोरी है वो नज़र आएगी। टेक्नोलॉजी में हम कमज़ोर हैं, टेक्नोलॉजी भी बाहर से, अब एआई वगैरह जो है वो तो बाहर से आएगी। तो हमारी अर्थव्यवस्था एक कमज़ोर अर्थव्यवस्था इस माने में है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में भी हम पीछे हैं, एनर्जी के मामले में भी हम बाहर पे निर्भर हैं। तो इसलिए, और हमारा जो असंगठित क्षेत्र है वो पिट रहा है, तो यहाँ पे जो अपनी इंटरनल डिमांड है उसकी भी एक परेशानी है। तो कई तरह की हमारे यहाँ परेशानियाँ हैं, तो इसलिए हमारा रुपया गिरावट पे है ना। और ख़ासकर इसलिए भी क्योंकि पिछले साल तो ट्रंप साहब ने टैरिफ लगा दिया, वो उससे अनिश्चितता बहुत बढ़ गई। और जब अनिश्चितता होती है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बाहर चला जाता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर चला जाता है। तो उससे फिर जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व कम होते हैं, वो एक सिग्नल होता है कि रुपया कमज़ोर है, क्योंकि रुपये की डिमांड कम है, डॉलर की डिमांड बढ़ गई है। तो ये एक कमज़ोरी जो हमारे अर्थव्यवस्था की है, वो कई फैक्टर जो हम लोगों ने डिस्कस किया उनकी वजह से है। तो रुपया 100 से नीचे जाएगा, 100 के ऊपर जाएगा, क्या होगा ये तो अभी कहना मुश्किल है। पर हाँ, वो कमज़ोरी हमारी दिखाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में कई तरह की कमज़ोरियां हैं, जिससे कि हम ग्लोबली इतने कॉम्पिटिटिव नहीं हैं, है ना। और इसका असर क्या है, जितना कमज़ोरी होगी उतना कैपिटल और बाहर जाएगा, उतना भारत का कैपिटल भी बाहर जाएगा। अब हम कह रहे हैं कि जी भारत का कैपिटल जो है वो हम बचाएं, पर अंबानी साहब ने तो डिक्लेयर कर दिया कि हम $300 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, सबसे बड़ी रिफाइनरी दुनिया की हम वहाँ बनाएंगे। तो वहाँ क्यों बना रहे हो, भारत में क्यों नहीं बना रहे?
अडानी साहब ने कह दिया कि हम $10 बिलियन वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो सरकार को कहना चाहिए कि भाई आप तो इंडिया में इन्वेस्ट करो, है ना, नहीं तो और फॉरेन एक्सचेंज हमारा चला जाएगा। अब मतलब अगर यहाँ से पैसा वहाँ जा करके इन्वेस्ट हो रहा है तो इससे क्या नुकसान क्या हो रहा है आसान भाषा में? मतलब हमारा फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाएगा, वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज गिर रहा है और कम हो जाएगा। $700 ट्रिलियन के आसपास है अभी फॉरेन एक्सचेंज हमारा, फॉरेक्स नहीं, बिलियन है ना, वो पिछले 1-2 महीनों में करीब 30-32 बिलियन डॉलर कम हो गया है बड़ी तेजी से, क्योंकि दाम बढ़ गए तो इंपोर्ट बिल आपका बढ़ गया। तो 30-32 मतलब शायद $728 बिलियन था और वो गिर के अब शायद 690 के करीब आ गया है। तो वो गिरता जा रहा है। तो इसलिए हमें तो फॉरेन एक्सचेंज जो गिरना है उसको रोकना है, तो इसलिए मतलब बाहर इन्वेस्ट करने की जगह देश में होना चाहिए। गोल्ड है वो जितना 72 बिलियन डॉलर का आता है वो कम हो जाए तो कुछ और बचत हो जाए जो हम जो और इस्तेमाल कर सकें। तो इसलिए गोल्ड पे भी हमें वो करना चाहिए। और ये फॉरेन जो है तो हमें, जैसे ट्रंप ने कहा है ना, उन्होंने कहा कि भाई आईफोन इंडिया और चीन में क्यों बन रहा है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो। और उनके जो इन्वेस्टर हैं है ना, वो कहते हैं ठीक है हम यहाँ कर रहे हैं, तो वहाँ पे ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मतलब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो टेक्नोलॉजी कंपनियाँ वो करीब $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट वहाँ करने वाली हैं, है ना। तो इसलिए ये नेशनलिज्म की बात है ना। कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए। सारी दुनिया में अब जो पहले जो सप्लाई चेन लंबी होती थी उनको शॉर्टन यूरोप भी कर रहा है, अमेरिका भी, क्योंकि पता लग गया कि पैंडेमिक में डिस्टर्ब हुआ, अब फिर डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसलिए जो जिसको ऑन शोरिंग बोलते हैं कि कैपिटल को आप वापस लाइए, आप बाहर कैपिटल इन्वेस्ट करने की जगह उसको कैपिटल को वापस ले आइए, है ना। तो ये हमारी सरकार को भी कहना चाहिए अपने जो बिजनेसमैन को कि आपका इतना काला पैसा बाहर पड़ा है, आप उसको लाइए, आपका जो दूसरा जो आप इन्वेस्ट बाहर कर रहे हैं है ना, वो आप यहाँ इन्वेस्ट करिए वहाँ की जगह। तब तो एक नेशनलिज्म की फीलिंग होगी। मतलब आप कह रहे हैं कि उद्योगपतियों से भी देश की अपील करी जानी चाहिए कि भाई आप बाहर इन्वेस्ट ना करो, अभी देश में इन्वेस्ट करिए। और आपका जो काला पैसा जो अमीरों का वहाँ पड़ा है उसको आप वापस लाइए, तब तो देश में आस्था होगी। और जो ऑस्टेरिटी की बात है कोई गरीब आदमी नहीं कर सकता, वो तो अमीर जो टॉप 1% 2% है वही तो ऑस्टेरिटी कर सकता है ना। वही सोना जो खरीदता है, वही जब बाहर इन्वेस्ट करता है, वही देश से पैसा बाहर निकालता है। तो सरकार मतलब लीडरशिप की क्वालिटी तो तभी टेस्ट होती है जब एक डिफ़िकल्ट टाइम में आप जो डिफ़िकल्ट चीज़ें करें, है ना। तो डिफ़िकल्ट चीज़ का मतलब है कि जो अभी जो आपका समृद्ध समाज है उसमें आपकी आस्था है या नहीं है, वो आपकी बात मानने को तैयार है या नहीं, वो ऑस्टेरिटी करने को तैयार है या नहीं, वो सोना कम खरीदने को तैयार है या नहीं, क्योंकि वही सोना खरीदता है, वही जो इन्वेस्ट उसमें कर रहा है, वही देश से कैपिटल बाहर निकालता है। तो अगर उनको आस्था नहीं है तो फिर आप गरीब आदमी से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो तो बेचारा वैसे ही पिस रहा है, उसको तो वैसे ही खाना पीना कम है, उसके तो गैस के दाम वैसे ही बढ़ गए, खाने पीने की हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, उसको तो ऑस्टेरिटी ज़बरदस्त इन्फ्लेशन ही करा रही है। तो इसलिए ये एक मतलब टारगेटेड होना चाहिए और इसमें जो ऑपोजिशन है उसको साथ लेना चाहिए। अभी जितना तनातनी हुई इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ जितना हुआ, तो आज वो ऑपोजिशन भी अटैक करेगा, वो कहेगा कि जो आप कह रहे हैं वो होने वाला नहीं है। जबकि सरकार को एक मिलजुल के मतलब लोगों को एक कॉन्फिडेंस में लेके ऑपरेशन को साथ बिठा के कि भाई ये स्थिति है, इसमें हमको एज अ कंट्री ये करना है। तो प्रधानमंत्री का वो बनता है कि वो सबको बुलाएं साथ और सबसे वो बात करें, क्योंकि जब तक साझा नहीं होगा तो हम ये क्राइसिस से डील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तो ग्लोबल क्राइसिस है, हमारे देश के लिए भी क्राइसिस है। तो जो इंस्टेबिलिटी पहले थी वो और इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए सबका सहयोग ज़रूरी है। हमने देश की तो बहुत बात की, लेकिन क्या जैसे हालात हैं अभी, युद्ध का सीज फायर हमें नजर नहीं आ रहा होते हुए। सीज फायर है पर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुल रहा, हॉर्मुज नहीं खुल रहा है और ये भी कुछ पता नहीं है कि कब फिर से वो चलने लगे। बीच बीच में चीज़ें जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है वो है ही है, उसमें चीज़ें समस्याएं। तो क्या ऐसी स्थिति में दुनिया में मंदी आने की भी संभावना है, नजर आती है? बिल्कुल, क्योंकि अभी तो स्टैगफ्लेशन देखिए ना, दाम बढ़ रहे हैं और उत्पादन में कमी तो होगी, क्योंकि जब आपकी एनर्जी शॉर्ट होगी तो उत्पादन में कमी होगी। तो इसका मतलब है स्टैगफ्लेशन की तरफ तो हम जा ही रहे हैं। अगर ये इसी तरह चलता रहा और 3-4 महीने तो रिसेशन भी आने के चांस हैं, क्योंकि फिर मतलब आपका जो उत्पादन है वो घटने लगेगा, क्योंकि ये स्थिति और बिगड़ जाएगी। तो हमारे देश में भी रिसेशन आ सकता है, दुनिया में भी रिसेशन आ सकता है। तो जितना ये लंबा खिंचेगा उतनी परेशानी और बढ़ती चली जाएगी। तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हमने देश के जो हालात हैं, जो इकॉनमी जिस तरीके से अभी काम कर रही है, महंगाई, जीडीपी और देश के साथ साथ दुनिया की जो स्थिति है उसको समझने की कोशिश की। प्रोफेसर साहब आप आए, आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी आसानी से आपने सब बताया।
और अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।